ये ऑडियो नॉवेल मेरी मीठी मीठी आवाज़ में रिकॉर्ड है भाई लोग। कहानी पुरानी है, पब्लिक डोमेन वाली कॉपीराइट तो सालों पहले एक्सपायर हो गया, वरना मैं तो भाग भाग कर छुप जाता। किसी का कॉपीराइट चुराने का इरादा बिल्कुल नहीं, बस सुकून देने और हंसी रोने का मूड बनाने आया हूँ। ये ऑडियो द नॉवल वाला का अपना है, चुराओगे तो सपनों में भूत बनकर आऊँगा। रीअपलोड डाउनलोड करके पैसे कमाने या बिना परमिशन यूज़ करने पर सख्ती होगी, समझ गए ना। अब आराम से सुनो, आंसू बहाओ, हंसो और सो जाओ, लेकिन मेरी मेहनत की थोड़ी सी तारीफ तो कर दो। मज़ा आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, वरना अगली स्टोरी में तुम्हें ही हीरो विलेन बना दूंगा। अध्याय 26। तुम उसके घर क्या कर रहे थे? मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, बर्तन धुल गए। रोशनी आंटी, अब आपको कराओके बार जाना चाहिए। मैं भी पहले चला जाता हूँ, मुझे अभी बहन से मिलने जाना है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे याद है तुम्हारा फ़ोन रिया मल्होत्रा के पास था ना। मेरे पास अभी 100 रुपये कैश हैं, जो मैं सुबह निकलते समय ले आया था। आर्यन ने अपनी जेब टटोली और एक सिकुड़ा हुआ 100 रुपये का नोट निकाला। ये काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें और दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए रोशनी आंटी मुड़कर लिविंग रूम में गईं और अपना बैग ढूंढने लगी ताकि आर्यन को और पैसे दे सकें। नहीं आंटी, ये काफ़ी है। आर्यन ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया। ठीक है फिर, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ दूंगी, रास्ते में ही है ना। आर्यन ने रोशनी आंटी के पैसे लेने से इनकार कर दिया और रोशनी आंटी को कोई ठोस वजह नहीं सूझी, इसलिए उन्होंने अपना हैंडबैग रख दिया। उन्होंने पहले आर्यन को एक फ्रूट शॉप पर ले जाकर फल खरीदवाए। इस बार आर्यन ने खुद ही पैसे देने पर जोर दिया। रोशनी आंटी कुछ नहीं कर सकी और चूंकि कुछ फल महंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा और आर्यन को खुद पेमेंट करने दिया। उसे अस्पताल छोड़कर रोशनी आंटी कार लेकर चली गईं। आर्यन ने पास की एक स्नैक शॉप से वॉन्टन मोमोज जैसा लिया और फल व मोमोज लेकर बहन के वार्ड में गया। प्रिया शर्मा बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रही थीं। उनकी रंगत हर दिन बेहतर हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने आर्यन को कई बैगों में शानदार फल लिए देखा तो उनका चेहरा बहुत जटिल हो गया। छोटे भाई अब आया है। सुबह क्या कर रहा था? सुबह रोशनी आंटी के घर गया था। आर्यन झूठ बोलने में अच्छा नहीं था, खासकर अपनी बहन से। बचपन से वह हमेशा सच बोलता आया है। सुनकर प्रिया ने गहरी सांस ली और जटिल भाव से आर्यन को देखा। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे बताया कि कल एक महिला यंग होंग ने मेरे इलाज के लिए 50,000 रुपये दिए। क्या ये सच है? हाँ है। हालांकि प्रिया कुछ हद तक तैयार थी, लेकिन भाई के मुंह से सुनकर उनकी छाती में सिकुड़न हुई। तुम लोग छोड़ो, अब तुम्हारी बात नहीं करूंगी। प्रिया हिचकिचाई, उन्हें पता नहीं था इस स्थिति में क्या कहें। उसे कार से टक्कर लगी और इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए थे, लेकिन उसी समय उसके छोटे भाई के पास अचानक एक अमीर बड़ी महिला आ गई। वह उसे रोक नहीं सकती थी, रोक नहीं पाई, और भाई को इस महिला से मिलने से रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। ये सब उसने बहन के लिए किया, कोई चारा नहीं था, इसलिए अमीर महिला से मिला। इससे उन्हें और ज़्यादा अपराध बोध हुआ और भाई के लिए और ज़्यादा दुख हुआ। दीदी वैसा नहीं है, रोशनी आंटी और मैं सच में सिर्फ बॉस एम्प्लॉय रिलेशन रखते हैं। सामान्य रिलेशन में वह इतनी चिंता क्यों करती हैं? मेरे इलाज के पैसे क्यों दिए? और दिन में उनके घर क्यों गई? शायद मुझे दया आई होगी। वैसे भी इलाज के पैसे मुफ्त नहीं दिए, 5 महीने की सैलरी एडवांस है। मैंने कुछ फ्री नहीं लिया। और दिन में घर क्यों गया? रोशनी आंटी नहीं चाहती थी कि मैं केटीवी में काम करूं क्योंकि वहां सुरक्षित नहीं, इसलिए उनके घर दिन की शिफ्ट में काम करने को कहा। ये सुनकर प्रिया को लगभग खून उगलने वाला था। अगर केटीवी सुरक्षित नहीं तो उस महिला के घर सुरक्षित है। मैं बहुत भोली हूँ, कुछ समझती ही नहीं। आज उनके घर क्या किया? बस सोफे पर बैठा, थोड़ी टीवी देखी, फिर उन्हें मसाज दी, बाद में डिनर बनाया। आर्यन ने बहन प्रिया को उस दिन की पूरी बात बताई और सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। इस मामले में कुछ कहने को नहीं था। लगता था कि भाई को अमीर महिला ने रख लिया है, ये तय हो चुका था। मुख्य बात यह कि भाई मानने से इनकार कर रहा था और कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। तुम दूसरे के घर सावधान रहना, बोलचाल पर ध्यान रखना। पता है, स्कूल शुरू होने में करीब 10 दिन बाकी हैं, तब क्या करोगे? अभी तय नहीं, तब रात की शिफ्ट ही कर पाऊंगा। हाय तुम बच्चे हो। प्रिया ने सांस ली, सब मेरी वजह से है, अगर मैं न होती तो। बस दीदी, ऐसा मत कहो। तुमने मुझे पाला है, मैं तो बदला चुका रहा हूँ। हाँ, मैंने सालों भाई को पाला और अब किसी बूढ़ी औरत ने छीन लिया। मुझे मंजूर नहीं। मजाक मत करो दीदी। मोमोज खाओगी? अभी अभी बने हैं, गर्म है। आर्यन ने विषय बदल दिया। कुछ खा लो, मुझे बहुत भूख लगी है, प्रिया कमजोर आवाज में बोली। ठीक है दीदी, मैं खिला दूंगा। आर्यन स्टूल बिस्तर के पास ले आया, चम्मच उठाया और प्रिया को खिलाने लगा। प्रिया की तबीयत बहुत अच्छी हो रही थी, भूख भी पहले से ज्यादा थी। उन्होंने जल्दी एक कटोरी मोमोज खत्म कर दिए। आर्यन ने खाली पैकिंग हटाई, फिर प्रिया के लिए फल धोए और बिस्तर के पास बैठकर टीवी देखते हुए उनसे बातें की।
कई दिनों बाद पहली बार उसे इतना रिलैक्स और बेफिक्र महसूस हुआ। बहन की हालत सुधर रही थी और 50,000 रुपये का घाटा अस्थायी रूप से भर गया था। रात करीब 9 बजे प्रिया सोने लगी और आर्यन को जाने को कहा। आर्यन को भी नींद आ रही थी। कई दिनों बाद पहली बार जल्दी सोने का मौका था, इसलिए वह आखिरी बस से जल्दी घर पहुंचा। अपने बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए उसे किसी कारण से लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बिना ज्यादा सोचे वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर वह दंग रह गया। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बदल दिया गया था, जो रोशनी आंटी ने सुबह बदलवाया था और पासवर्ड नहीं बताया था। कॉल करके पूछते हैं, अरे फोन नहीं है। आर्यन का दिमाग खाली हो गया। उसे याद आया कि फोन उस औरत रिया मल्होत्रा के पास छूट गया था। बेशर्म रिया, अब कभी नहीं मिलना चाहता। वह गालियां देते हुए पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। एक दयालु दिखने वाली दादी जी ने दरवाजा खोला। आर्यन ने वजह बताई तो दादी जी ने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर कॉल करने दिया। कॉल कई बार बजी, फिर मैसेज आया, दूसरी तरफ बात चल रही है, बाद में ट्राई करें। अरे क्यों काट दिया? आर्यन ने सिर खुजाया। रोशनी आंटी से सच में परेशान था, लेकिन इस समय शायद व्यस्त होंगी। अनजान नंबर काटना सामान्य था। आर्यन ने फिर कॉल किया और कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करते हुए उसकी नज़र बगल के अंधेरे सीढ़ी पर पड़ी। वहां उसे एक काले कपड़ों वाला आदमी दिखा जो उसकी तरफ झांक रहा था। ये देखकर आर्यन घबरा गया। कल से जो फीलिंग थी, आज भी क्या सच में कोई फॉलो कर रहा है? हेलो, कौन है? रोशनी आंटी की आवाज़ ने उसके विचार रोके। अध्याय 27 रोजमर्रा की जिंदगी। कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ रोशनी आंटी ने फिर पूछा, हेलो कौन है? मैं हूँ आर्यन। ओह तुम हो प्यारे। किसका फ़ोन लिया? पड़ोस की दादी जी का। बस पूछना था, तुमने मेरा लॉक बदल दिया और पासवर्ड नहीं बताया, कैसे अंदर जाऊं? ओह हा, भूल गई, पासवर्ड मेरी बर्थडे है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन बस स्पीचलेस हो गया। कौन सा नेक इंसान दूसरे का लॉक बदलकर अपना बर्थडे पासवर्ड डाल देगा? मुझे तुम्हारी बर्थडे कैसे पता? न पता तो घर मत जाना, रोशनी आंटी ने फ़ोन पर आधा मजाक में कहा। छी! आर्यन ने जीभ निकाली और बगल के सीढ़ी घर की तरफ देखा। अब वह खाली और अंधेरा था। जल्दी बताओ। ठीक है, याद रखना रोशनी आंटी की बर्थडे 2 नवंबर है। तो पासवर्ड 0211। हाँ ठीक है, अब रखती हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। आर्यन ने बात खत्म कर फ़ोन काट दिया। दादी जी को फ़ोन लौटाकर उसने जल्दी स्मार्ट लॉक में पासवर्ड डाला और घर में घुस गया। बिस्तर पर लेटकर वह बार बार काले कपड़ों वाले आदमी के बारे में सोचता रहा। शायद पड़ोसी होगा। नीचे मोशन लाइट सालों से खराब है, शायद लाइट से दरवाज़ा खोल रहा था और नज़र मिल गई। जरूर ऐसा ही है, खुद को डरा रहे हो। ऐसा सोचकर आर्यन को राहत मिली। उसने पजामा बदला, नहाया और बिस्तर पर गया। कई दिनों बाद पहली बार जल्दी सोया और सुबह 7 बजे तक गहरी नींद सोया। आंखें मलते हुए उठा, स्ट्रेच किया और पर्दे खींचे। धूप आए और किसी कारण से बहुत खुशी हुई। खिड़की पर खड़े होकर ताजी हवा ली और बाथरूम जाने ही वाला था कि पीछे मुड़ा तो कुछ नर्म से टकराया। देखा तो डर से मर गया। रोशनी आंटी कब के पीछे खड़ी थी, बिना आवाज़ किए सिर्फ मुस्कुरा रही थी। तुम कब आई? कोई आवाज़ क्यों नहीं की? रोशनी आंटी ने उसे देखा, चेहरे पर वही कोमल मुस्कान। होंठ खोले और बोली, वहां से फ्री होते ही आ गई। तुम्हारे सोफे पर थोड़ी सो भी गई। आवाज़ सुनकर आए। कैसा लगा? सरप्राइज नहीं, डरावना है। पहले मुंह हाथ धो लो, फिर मैं ड्राइव करूंगी। रात भर व्यस्त थी, बहुत थक गई हूँ। हम ठीक है, अगली बार खुद चला जाऊंगा। तुम रात भर व्यस्त थी, थकी हुई हो, मुझे लेने आने की जरूरत नहीं। रोशनी आंटी सच में थकी हुई थीं। घर पहुंचकर आर्यन को इग्नोर कर सीधे सो गईं। आर्यन सोफे पर बैठा रोबोट की तरह टीवी देखता रहा, सुबह से दोपहर तक। रोशनी आंटी दोपहर 1 बजे उठीं। गला सूख रहा था, बिस्तर से उठने का मन नहीं था, लेकिन घर पर छोटा आर्यन था। उन्होंने दरवाजे से आवाज़ लगाए, असिस्टेंट आर्यन, एक गिलास पानी लाओ। आवाज़ खत्म होते ही कदमों की आवाज़ आई और थोड़ी देर में आर्यन पानी का ग्लास लेकर आया। रोशनी आंटी बिस्तर पर बैठी, पानी लिया और घूंट भरा। गुनगुना पानी पीकर बेहतर लगा। उठते ही एक हैंडसम लड़का पानी लेकर आया, बहुत अच्छा लगा। ग्लास रखा, आलस भरी स्ट्रेच की और फिर वही कोमल मुस्कान, असिस्टेंट आर्यन, भूख लगी है? ठीक है, अभी बनाता हूँ। क्या खाओगी? रोशनी आंटी ने अचानक आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन सिर्फ थोड़ा कांपा लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया, उन्हें पकड़ने दिया। रोशनी आंटी अभी उठी थीं, आंखें धुंधली लेकिन पहले से ज्यादा आकर्षक लग रही थीं। उन्होंने आंख मारी और 2 शब्द बोले, मैं तुम्हें खाऊंगी टिल्ड, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने सांस रोकी, जोर से हाथ छुड़ाया और रोशनी आंटी को घूरा, चेहरा लाल हो गया। रोशनी आंटी, नॉर्मल रहो। अगर कुछ खास नहीं तो सिंपल कुछ बना देता हूँ। ऐसा कहकर वह जाने लगा।
अरे रुको, रोशनी आंटी ने तेजी से कलाई पकड़ी। इस बार जोर से। आर्यन को दबाव महसूस हुआ। गुस्सा हो गए प्यारे। न नहीं, आर्यन ने अभी भी हाथ नहीं छुड़ाया। ठीक है, कल वाला खाना चाहिए। ठीक है, आर्यन ने लाल चेहरा किए जवाब दिया। रोशनी आंटी ने हाथ छोड़ा तो वह तेजी से बेडरूम से निकला, किचन के दरवाजे पर खड़ा कई सेकंड रहा, फिर होश आया और जलते गाल थपथपाए। मैं तुम्हें खाऊंगी, हंसी आती है। रोशनी आंटी हमेशा अप्रत्याशित होती हैं, अचानक कुछ बोल देती हैं। कल भी वैसा ही था। पूछा कि भविष्य में कैसी बीवी चाहिए, कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए, यहाँ तक पूछा कि क्या तुम मेरा पति बनना चाहते हो। सिर हिलाकर उन एरोटिक इमेजेस को भगाया, गहरी सांस ली और फ्रिज खोला। फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन सिंपल घरेलू खाना बनाने लायक था। टमाटर और अंडे निकाले, कल से ज़्यादा प्रैक्टिस्ड मूवमेंट्स, आखिर दूसरी बार था और जगह अच्छे से जानता था। लेकिन थोड़ी देर में रोशनी आंटी की मोहक, पानी भरी आंखें दिमाग में आ गईं। छप, अंडे का छिलका गलती से कटोरे में गिर गया। आर्यन ने जल्दी निकाला, खुद को कोसते हुए कि कितना काया है। खाने की खुशबू हवा में फैलने लगी। आर्यन ने टमाटर अंडा भुर्जी और ब्रोकोली स्टर फ्राई बनाए। चूंकि रोशनी आंटी अभी उठी थीं और ज़्यादा भूख नहीं होगी, इसलिए बाजरा की खिचड़ी भी बनाए। खाना टेबल पर रखा। रोशनी आंटी नहा चुकी थीं। घरेलू कपड़े पहने, मेकअप नहीं, फ़ोन खेल रही थीं। आर्यन को मानना पड़ा कि बिना मेकअप के भी रोशनी आंटी बहुत सुंदर हैं, सिर्फ कम तीखी और ज़्यादा कोमल, लेकिन मैच्योर आकर्षण कम नहीं हुआ। उन्होंने खाने की तरफ देखा और बोली, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चॉपस्टिक्स उठाकर टमाटर अंडा का एक टुकड़ा खाया, स्वाद लिया और सिर हिलाया। मम, स्वादिष्ट, पसंद आया तो ज़्यादा खाओ। आर्यन ने भी सिर झुकाकर खाना शुरू किया और तारीफ सुनकर धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम आर्यन की बहन हो। इसी बीच केएम हॉस्पिटल मुंबई। एक महिला सनग्लास और महंगे सूट में प्रिया शर्मा के बिस्तर के पास खड़ी थी, पीछे 2 बॉडीगार्ड। महिला गोरी, ऊंची नाक, लंबे वेवी बाल कंधों पर। वे आइस क्वीन जैसी लग रही थीं। बस खड़ी होने से हवा शांत हो गई। प्रिया ने अभी जांच पूरी की थी और बिस्तर पर टेक लगाई थी, चेहरा पीला। आंखों में डर था, लेकिन ज़्यादा सतर्कता। एक और अमीर दिखने वाली महिला, और शायद आर्यन से जुड़ी। वह सोच रही थी कि आर्यन इन दिनों क्या कर रहा है, कैसे इतनी अमीर महिलाएं उसके आसपास आ गईं, और सब उसके पास क्यों आ रही हैं। अध्याय 28। मैं सिर्फ सूचना दे रही हूँ। लंच के बाद रोशनी आंटी ने आर्यन को सोफे पर बैठाकर टीवी देखने को कहा। आर्यन को वैसे भी टीवी ड्रामा पसंद नहीं, और रोशनी आंटी रोमांस ड्रामा दिखा रही थी तो और ज़्यादा बोर हो रहा था। लेकिन रोशनी आंटी पास बैठी दिलचस्पी से देख रही थीं। जब हीरो हीरोइन गले लगते या किस करते तो जानबूझकर आर्यन का हाथ थपथपाती। आर्यन समझ नहीं पाता कि मतलब क्या है। हर बार वह खाली देखता और कहता। ऐसा होने पर रोशनी आंटी हल्के मुस्कुराती। बहुत अच्छा लगता। आर्यन ने उनकी जिंदगी में रंग भरा था, अब बोरिंग नहीं रही। उन्हें ये फीलिंग की लत लग गई, चाहती थी कि आर्यन हमेशा पास रहे। दोपहर बीत गई। रोशनी आंटी अनमने मन से आर्यन को अस्पताल छोड़कर खुद चली गईं। प्रिया बिस्तर पर लेटी, रंगत दिन ब दिन बेहतर, चेहरा गुलाबी, लेकिन भाव बहुत जटिल, कई इमोशंस मिक्स। दीदी, कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने बाजरा की खिचड़ी और सूप डम्पलिंग्स मोमोज लाए हैं। आर्यन ने खाना बेडसाइड टेबल पर रखा और प्रिया के बिस्तर के पास बैठ गया। लड़की ने भाई को जटिल नज़र से देखा, फिर तकिए के नीचे से पुराना एंड्रॉयड फ़ोन निकाल कर दिया। ये तुम्हारा है? अपना फ़ोन भी संभाल नहीं सकते? आर्यन की आंखें फैल गईं, क्योंकि यह उसका फ़ोन था जो होटल में छूट गया था। यह बहन के पास कैसे पहुंचा? ये फ़ोन कहाँ से मिला? आर्यन ने फ़ोन हर तरफ से देखा, डिटेल चेक की और कंफर्म किया कि अपना ही है। रिया मल्होत्रा नाम की महिला ने दिया। उसने तुम्हें कैसे ढूंढा? आर्यन के इमोशंस कॉम्प्लिकेटेड थे। सोचा था कि उस औरत से कभी नहीं मिलना, फ़ोन देकर ख़त्म। आखिर उसमें उसकी बहन का अल्टरनेट अकाउंट था, बहन के नंबर से लॉगिन कर सकता था। बैंक कार्ड भी बहन का, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये थे, रिया के लिए कुछ नहीं। चोरी की चिंता भी नहीं थी। हैरानी हुई कि रिया ने फ़ोन लौटाया और बहन तक ढूंढ लिया। प्रिया ने जटिल भाव से देखा। लगता था भाई बहुत अनजान हो गया, जैसे बिल्कुल अलग इंसान। अब वह वो मासूम भाई नहीं रहा जो गले लगकर कहता था, दीदी आज रात क्या खाएंगे? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, इन महिलाओं से क्या रिलेशन है? रिया मल्होत्रा ने मुझे कैसे कांटेक्ट किया? और तुम्हारा फ़ोन अजनबी महिला के पास कैसे? उद्धरण चिन्ह। वार्ड में माहौल दबावपूर्ण हो गया। आर्यन चुप रहा। इन दिनों क्या कर रहे हो? रोशनी आंटी का आना देखकर शौक लगा था, लेकिन रिया मल्होत्रा अचानक कहाँ से? उद्धरण चिन्ह। आर्यन चुप, प्रिया भी चुप हो गईं। पता था भाई बड़ा हो गया है, पूछने से फ़ायदा नहीं। भाई झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन चुप रहेगा। अगर जवाब नहीं देना चाहता तो कुछ नहीं मिलेगा। दोनों जड़ हो गए। दीदी, पहले खा लो, ठंडा हो जाएगा। आर्यन ने आखिरकार साइलेंस तोड़ा।
प्रिया नहीं हिली, बस जटिल भाव से देखती रही, कन्फ्यूजन, चिंता और थोड़ा दर्द। अभी भूख नहीं। उन्होंने खिड़की की तरफ मुड़कर गहराती शाम देखी। क्या इन दिनों तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन चुप रहा, जिसे सहमति मान लिया गया। प्रिया का दिल टूट गया और सवाल नहीं पूछना चाहती थी, जितना पूछती उतना दर्द होता। शाम ढल गई, मुंबई की सड़कें रोशन, लोग इधर उधर। सेंट्रल में कई लग्जरी रेस्टोरेंट, अच्छे कपड़ों वाले लोग, पास में लग्जरी कारें, फरारी भी। आर्यन बस की खिड़की से नाइट व्यू देख रहा था, लेकिन दिन जैसी खुशी नहीं थी। शायद रिया के अचानक आने से उसकी खूबसूरत चेहरा दिमाग में घूम रहा था। हाय, यह औरत बीमार है। उसने रिकवर हुआ फ़ोन देखा, करीब से देखा तो फ़ोन केस से उस औरत की हल्की खुशबू आ रही थी, वह खुशबू जो वह कभी नहीं भूलेगा। उस रात की याद आ रही थी जब फ़ोन वाइब्रेट हुआ। देखा तो अननोन नंबर से कॉल। ज़्यादा सोचे बिना उठाया। हेलो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, गहरी आकर्षक महिला आवाज़। हेलो, असिस्टेंट आर्यन। आर्यन ने तुरंत पहचाना, रिया मल्होत्रा। समझ नहीं आ रहा था कि अरबों की सीईओ, मल्होत्रा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, उससे क्या लेना देना। और बार बार ढूंढ रही है। मैं हूँ। क्या है? फ़ोन मिल गया। तुम उसे बेड पर भूल गए थे, आज टाइम निकालकर तुम्हारी बहन तक पहुंचा दिया। बेड शब्द सुनकर आर्यन ने भौहें चढ़ाईं और उस रात की याद से जी मिचलाया। गुस्से में बोला, हाँ मिल गया। बहन तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन सच में क्यूरियस हूँ, मेरा नंबर कैसे मिला, बहन का वार्ड नंबर कैसे पता, और अब कॉल क्यों? उसकी आवाज़ से बस में दो ऑफिस वर्कर्स का ध्यान गया, दोनों गॉसिपी नज़रों से देखने लगे। इतना रूखा मत बनो, बस डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती थी। कितना टाइम है? डिनर क्यों? और मुझे क्यों कॉल? तुम मल्होत्रा फैमिली की बेटी हो, मैं कौन? आम आदमी। मेरे साथ डिनर करने से तुम्हारा स्टेटस कम हो जाएगा। टोन में अभी भी दुश्मनी। तुम्हारी राय नहीं मांगी, मैं सिर्फ सूचना दे रही हूँ। रिया की मोहक आवाज़ आई, जो उनकी आइस क्वीन इमेज और बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तुम पागल हो, कुछ नहीं तो रखती हूँ। अब परेशान नहीं करूंगी मिस मल्होत्रा, प्लीज़ होम फील करो। आर्यन ने फ़ोन काट दिया और गाली दी, पागल। 20 मिनट बाद बस आर्यन के घर के पास रुकी। उतरकर घर की तरफ चला। रिया के शब्द, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, सिर्फ सूचना दी, कान में गूंज रहे थे। आवाज़ मीठी थी, लेकिन बहुत घिन आ रही थी। वह कमीनी फिर ढूंढ रही है। अगर फिर मिली तो मानो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह लगातार गालियां देता रहा। आर्यन का मोहल्ला काफ़ी पुराना है, 20 साल से ज़्यादा पुराना। दीवारें उखड़ी, पुरानी नीली कांच की खिड़कियां, कई स्ट्रीट लाइट खराब। आसपास लोग कम, डरावना लगता है। आर्यन ने अनजाने में कदम तेज कर दिए और यूनिट की तरफ भागा। अध्याय 29 अपहरण। आर्यन बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचा तो अचानक बुरा फील हुआ। ठीक वैसा ही जैसा कल था, जैसे कोई फॉलो कर रहा हो। अचानक मुड़ा, पीछे पुरानी स्ट्रीट लाइट थी, मध्यम रोशनी, पास का पेड़ हवा में हिल रहा था। भ्रम है, उसने बुदबुदाया, दिल तेज धड़क रहा था। शायद इन दिनों इतना हुआ है कि नर्वस हो गया हूँ। गहरी सांस ली और मुड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे ही सिर घुमाया और स्ट्रीट लाइट से नजर हटी, बगल के सीढ़ी घसे काला साया तेजी से निकला। आवाज़ इतनी तेज कि सिर्फ झलक दिखी। आर्यन को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला, सिर्फ गर्दन के साइड पर तेज चोट महसूस हुई। तेज दर्द के साथ पूरे शरीर में सुन्नता फैल गई। नजर अंधेरी हुई। आखिरी चीज जो दिखी, फ्लिकर करती स्ट्रीट लाइट और काले आदमी की जबड़े की धुंधली आउटलाइन। काले कपड़ों वाला तैयार था। उसने आसानी से आर्यन के लटके शरीर को पकड़ा, साफ था कि प्लान करके आया था। कुछ देर बाद उसकी बेहोश चेतना जागने लगी। पहले सुनाई दिया सॉफ्ट म्यूजिक, क्लासिकल पियानो पीस, सुकून भरा, लेकिन उसे दबाव महसूस हुआ। फिर सूंघने की पावर लौटी, हवा में महंगे सुगंधित कैंडल की खुशबू और औरत की खुशबू। रिया मल्होत्रा। आर्यन ने अचानक आंखें खोलीं। नज़र कुछ सेकंड धुंधली रही, फिर फोकस हुई। वह बहुत सॉफ्ट और बड़े सोफे पर लेटा था, पतली कैश्मीर ब्लैंकेट ओढ़ी। सिर के ऊपर चमकदार लेकिन आंख नहीं चुभाने वाली क्रिस्टल चैंडेलियर। चैंडेलियर के ऊपर छत बहुत लग्जरी, जटिल ज्योमेट्रिक पैटर्न। वह बहुत बड़े लिविंग रूम में था, मिनिमलिस्ट मॉडर्न स्टाइल, काली, सफ़ेद, ग्रे कलर स्कीम, हार्ड लाइन्स। बड़े फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के बाहर विशाल गार्डन। आर्यन सोफे से उठा और सिर पर 2 थप्पड़ मारे, जैसे ब्रेन ऑन कर रहा हो। मेमोरी तेजी से लौटी। याद आया कि सीढ़ी घ में चोट लगी, बेहोश हो गया। गर्दन में दर्द था, सिर भी हल्का दुख रहा था। हेलो, असिस्टेंट आर्यन टिल्डर। मॉकिंग आवाज लिविंग रूम के दूसरी तरफ से आए। आर्यन ने तेजी से सिर घुमाया। रिया मल्होत्रा 2 ग्लास रेड वाइन लिए आ रही थीं। वे डार्क ग्रीन सिल्क रोब पहने थीं, बेल्ट कमर पर ढीली बंधी, बहुत सारी गोरी स्किन और डेलिकेट कॉलरबोन दिख रही थी। लंबे बाल कंधों पर बिखरे, कुछ स्ट्रैंड गालों पर। उनकी नज़र आर्यन पर टिकी थी, जैसे नया ट्रॉफी एडमायर कर रही हों। तुम? आर्यन पहले स्तब्ध हुआ, फिर गुस्सा फूट पड़ा। अगर अब भी नहीं समझा तो बेवकूफ़ है। सीढ़ी घ का काला साया रिया ने भेजा था और यह उसकी विला है, अपहरण किया गया है।
बेचैनी इग्नोर कर खड़ा हुआ, रिया की नाक पर उंगली करके गुस्से में बोला। रिया मल्होत्रा, क्या चाहती हो? मुझे यहाँ लाकर क्या मतलब है? रिया ने जानबूझकर मुस्कुराए, आंखों में विजय। कुछ नहीं, बस डिनर के लिए इनवाइट किया, इतना ड्रामा क्यों? ऐसा कहकर उन्होंने कॉफ़ी टेबल पर एक ग्लास रखा और आर्यन के सामने बैठ गईं। बैठते ही खुशबू आए, आर्यन को घिन हुई। उसका रिया से घृणा पीक पर था। कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कोई अच्छाई नहीं महसूस होती। इस तरीके से इनवाइट? मिस मल्होत्रा, आप बहुत ब्लंट हैं। उसने व्यंग्य किया और सोफे पर वापस बैठ गया। रिया ने ग्लास आगे सरकाया और बोली, पहले पी लो, शांत हो जाओ। आर्यन ने ग्लास देखा, फिर आंखें घुमाईं। पी लो, अल्कोहल सेफ है। यह मेरा घर है। अगर कुछ करना होता तो पिछले जैसा ड्रग नहीं देती तुम। ये सुनकर आर्यन गुस्से में आया। टेबल से ग्लास उठाया, लेकिन पीने की बजाय जोर से जमीन पर पटका। चटाक, क्रिस्टल ग्लास टूट गया। डार्क रेड वाइन फर्श पर फैल गई। पता नहीं क्यों किया। इम्पल्सिव में लोग एक्सट्रीम करते हैं, आर्यन भी। सच में रिया पर झपट कर टुकड़े करना चाहता था, क्योंकि यह औरत बार बार आई, बार बार उसकी इज्जत पर लात मारी। टूटे क्रिस्टल और फैली वाइन देखकर रिया की मुस्कान नहीं गई, बल्कि गहरी हो गई। उन्होंने हल्के ताली बजाए। गुस्से में बहुत फनी लगते हो। मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद है, गुस्सैल लेकिन मेरे सामने बेबस। दूसरे लड़कों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जैसे फूला हुआ बिल्ली का बच्चा। लेकिन चीज़ें तोड़ना अच्छी आदत नहीं। वो ग्लास काफ़ी वैल्यूएबल था। मुझे क्या? तुमने शुरू किया। आर्यन की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, अभी भी इम्पल्सिव था और 2 कदम आगे बढ़कर रिया के पास पहुंच गया। रिया मल्होत्रा, वार्निंग दे रहा हूं, फिर मत छेड़ना। मानता हूं तुम बहुत अमीर हो, मल्होत्रा फैमिली की बेटी, लेकिन मुझसे क्या लेना देना? हमारी मुलाकात संयोग से हुई, एक जैसी दुनिया नहीं। मैं आम आदमी हूं, हम मैच नहीं करते। अगर तुम। बात पूरी होने से पहले रिया अचानक खड़ी हो गईं। हाई हील्स नहीं पहने, लेकिन लंबी टांगें, इंप्रेसिव, आर्यन जितनी ऊंची। साथ में सुपीरियर की तिरस्कार भरी ऑरा से आर्यन का प्रेजेंस दब गया। तो तुम मुझसे दूरी बनाना चाहते हो? हम असिस्टेंट आर्यन, भूल गए? हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था और तुम फोन बेड पर छोड़ गए थे ना? रिया मल्होत्रा, चुप। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, लेकिन हाथ उठाकर रिया के गाल पर थप्पड़ मारा। रिया ने तेजी से कलाई पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आर्यन को पहले वही परफ्यूम खुशबू आई, फिर छाती पर 2 नर्म चीजें दब गईं। गर्म, सुगंधित स्पर्श पतड़े कपड़ों से साफ महसूस हुआ। गुस्से की दीवार टूट गई। आर्यन स्तब्ध हो गया, दिमाग खाली, संघर्ष करना भी भूल गया। रिया ने दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा। सही दबाव, न ज्यादा न कम, इनकार का कोई मौका नहीं। अध्याय 30, मिडनाइट स्नैक। आर्यन को कुछ देर बाद होश आया और उसने जोर से रिया को धक्का दिया। रिया गुस्सा नहीं हुई, सिर्फ व्यंग्य भरी हंसी हंसी और सोफे पर वापस बैठ गईं। आर्यन का दिल तेज धड़क रहा था। पिछली बार ड्रग था और बेहोशी में छुआ गया था। अब देखो, होश में हूं और यह औरत फिर हाथ डाल रही है, इतने जोर से। ये सोचकर गुस्सा आया। रिया मल्होत्रा, अगर ऐसा ही करते रहे तो पुलिस को कॉल करूंगा। हाँ, तुम पुलिस? रिया ने तिरस्कार से हंसी। सामने का लड़का बहुत भोला है। यहाँ तक कि समस्या सॉल्व करने का तरीका पुलिस। हास्यास्पद। क्या रिया मल्होत्रा पुलिस से डरती हैं? मल्होत्रा फैमिली मुंबई में पावरफुल है। पुलिस कमिश्नर भी फेस देते हैं, साधारण पुलिस क्या? और पुलिस आए भी तो क्या? घर के लिविंग रूम में कैमरा नहीं, लड़के के पास कोई सबूत नहीं। चुप नहीं रहेगा तो क्या कहेगा? आर्यन ने रिया का खुला तिरस्कार और मौखरी देखा और दिल धीरे धीरे डूबता गया। हाँ, वह सिर्फ गरीब स्टूडेंट है। पुलिस कॉल करने से क्या फ़ायदा? रिया उससे मिलियन गुना मजबूत। पैसे, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, कुछ में नहीं जीत सकता। ऐसा सोचकर अनजाने में 2 कदम पीछे हटा, रिया से दूरी बनाई। रिया आराम से उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख रही थी, गुस्सा से इम्पल्सिव, फिर पैनिक और बेबसी। बहुत मजा आ रहा था। जितना आर्यन संघर्ष करता, उतना फ्रेजाइल और स्वादिष्ट लगता। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पुलिस कॉल करने वाले नहीं थे, रिया ने शरारती टोन में कहा। आर्यन की रिएक्शन से बहुत संतुष्ट। उनकी 2 लंबी, गोरी टांगें क्रॉस थीं, स्टैंडर्ड कॉमिक बुक लेग्स, गोरी में हल्का पिंक। आर्यन ने कुछ देर देखा, फिर बोला, मिस मल्होत्रा, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं। मुझे जाना है। उसने कॉलर ठीक किया और विला के गेट की तरफ चला। अब समझ आ गया कि रिया सिर्फ मजा ले रही है, साफ शब्दों में मेंटली इल है। जाना होगा, वरना कुछ बुरा होगा। रिया उसे जाने नहीं देना चाहती थी। गेट पर पहुंचा तो अंदर से लॉक था, हैंडल नहीं घूम रहा। आर्यन घबरा गया और मुड़कर रिया को देखा, क्या करे पता नहीं। रिया सोफे से उठी और उसके पास आई। कहाँ जाना चाहते हो? रिया उसके सामने रुकी, बहुत करीब। मैंने अभी जाने की इजाज़त नहीं दी ना। सच में क्या चाहती हो? इसका कोई मतलब है? हाँ, तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो।
रिया धीरे धीरे बोली, एक हाथ दरवाजे पर आर्यन के कान के पास रख दिया। मुझे जाने दो। आर्यन दरवाजे से सट गया, होंठ काटकर नजर हटाए। रिया उसके रिएक्शन से संतुष्ट लगी। हाथ बढ़ाकर आर्यन की ठुड्डी पकड़ी और जबरदस्ती मुंह घुमाकर देखने को मजबूर किया। मैंने कहा, नहीं। आवाज कम लेकिन क्लियर, हमारा डिनर अभी बाकी है, बातें भी पूरी नहीं हुई। कैसे जा सकते हो? आर्यन ने जोर से सिर घुमाया और दूसरी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन रिया ने मौका नहीं दिया और गर्दन पकड़ ली। अच्छे से मेरे साथ डिनर करो, खाना खत्म होने के बाद घर जाने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। गर्दन पर हाथ का दबाव महसूस हो रहा था। दरवाजा लॉक, बाहर नहीं जा सकता। अभी के लिए इस औरत के साथ चलना पड़ेगा, शायद सिर्फ एक खाने के लिए। उसे क्यूरियस था कि रिया इतनी जोर क्यों दे रही है, लेकिन पूछने का मन नहीं था। निकलना सबसे जरूरी था। ठीक है, उसने सिर हिलाया। रिया ने तुरंत हाथ छोड़ा और उसे रेस्टोरेंट की तरफ ले गईं। रेस्टोरेंट का डेको भी लग्जरी था, लिविंग रूम जैसा स्टाइल, दोनों आज स्टाइल जो आर्यन समझ नहीं पाता। 2 मैड्स किचन से निकलीं। रिया ने सिर हिलाया। वे वापस गईं और एक के बाद एक शानदार डिशेज लाईं। ये 2 मैड्स रिया के घर में रिया के अलावा पहली लोग थे जो आर्यन ने देखे। अजीब लगा। दोनों युवा लड़कियां, बहुत लिवली और क्यूट। मिडिल एज के सिंपल लॉन्ग ड्रेस नहीं, बल्कि जापानी एनिमे स्टाइल शॉर्ट मेड स्कर्ट्स। आर्यन ने ऑनलाइन ही देखी थी, रियल में पहली बार अजीब लगा। इसलिए एक मेड को कुछ देर देखता रहा। मानना पड़ा कि लड़की क्यूट है, लेकिन रोशनी आंटी जितनी खूबसूरत नहीं। अजीब, इस समय रोशनी आंटी क्यों याद आए? रिया नाराज हो गईं। ये लड़का पहले मुझे देखा तक नहीं, और देखा तो घृणा से। अब कोई रैंडम शॉर्टकट वाली लड़की ध्यान खींच रही है। मतलब क्या? सुंदर लग रही है। उनकी आवाज अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी। आर्यन के विचार रुक गए। पहले कांपा, फिर टेबल के पार रिया को देखा। रिया की अचानक तेज और ठंडी आंखों से दिल धक हुआ। ये औरत चेहरा कितनी तेज बदलती है। अभी शरारती मुस्कान थी, अब सीरियस। वह एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं था एक्सप्लेन करने को। ऐसी ड्रेस पहले नहीं देखी, काफी अनयूजुअल लग रही। क्या हुआ? दोनों युवा मैड्स ने अपनी मालकिन की नाराजगी महसूस की, सिर और नीचा किया, जल्दी डिशेज अरेंज की और किचन में वापस चली गईं, कभी नहीं निकलीं। रिया ने जवाब नहीं दिया, बस ठंडे से कुछ देर देखा। खाना खाओ, उन्होंने ठंडे से कहा। अभी का अच्छा मूड गायब। पता नहीं क्यों, लेकिन आर्यन की परवाह बहुत करती लग रही थी। आर्यन के पास चारा नहीं था। कटलरी उठाकर सामने के स्टेक को काटने लगा। उसे लगता था रिया सच में अजीब है। केटीवी से पहली मुलाकात से ही ऐसा लग रहा था। समझ नहीं आता, तुम चाकू और फोक उल्टा पकड़े हो। आर्यन चौंका और हाथों में देखा। वह वेस्टर्न फूड नहीं खाता, इतने एक्सक्विजिट कटलरी का इस्तेमाल नहीं करता। दिमाग भटका था, ध्यान नहीं दिया। लेकिन उल्टा पकड़ा तो क्या? बड़ा क्या? उसने रिया को इग्नोर किया, चाकू फोक स्विच किया और खाना जारी रखा। स्टेक बहुत टेंडर और स्वादिष्ट था। रोशनी आंटी के घर 5 बजे डिनर किया था, अब करीब 10 बज रहे थे। भूख भी लगी थी। खाना इतना अच्छा था तो मिडनाइट स्नैक की तरह खा लिया। शायद रिया से नफरत की वजह से या कुछ और। रोशनी आंटी के घर पहली बार बहुत रिजर्व था, हर चीज में सावधान। लेकिन रिया के घर अलग था। भागना नहीं, छिपना नहीं, सामने बैठी वह औरत जिससे घृणा करता था। मूवमेंट्स कैजुअल हो गए। उम्मीद थी कि गलती से महंगे प्लेट या ग्लास तोड़ दे तो बस कंधे उचकाकर कह देगा, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन जान है। अगर खुश नहीं तो रिया मल्होत्रा, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अध्याय 31 शुगर डैडी शुगर बेबी डील कितनी की चाहते हो? आर्यन शर्मा ने सिर्फ एक टुकड़ा स्टेक और थोड़ी स्पैगेटी खाए और ज्यादा कुछ नहीं खाया। खाना खत्म करने के बाद उसने मुंह पोंछा, उठा और जेब से 2 सिकुड़े हुए 100 रुपये के नोट निकाले। रिया मल्होत्रा उसकी हर हरकत देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। तुम पेट भर गया? हाँ, भर गया। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया मिस मल्होत्रा। मैं मुफ्त में नहीं खाता। ये लो 200 रुपये। 100 खाने के लिए और 100 उस वाइन ग्लास के लिए जो मैंने तोड़ा। उसने अभी अभी आवेश में आकर रिया मल्होत्रा का वाइन ग्लास तोड़ दिया था। वह आदमी है और अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, इसलिए उसने 200 रुपये दिए। उसे लगा कि ग्लास कितना भी महंगा हो, 200 से ज़्यादा नहीं होगा। वो एक साधारण ग्लास जैसा लग रहा था। वैसे भी रिया ने पहले उकसाया था, ऐसी बातें की और किए जो उसकी इज्जत पर चोट करती थीं। वह आसानी से इनकार कर सकता था, लेकिन वह रिया से रिश्ता तोड़ना चाहता था ताकि वो फिर कभी इस बात को न उठाए, इसलिए अनमने मन से 200 दिए। रिया ने पैसे पर नज़र डाली, फिर आर्यन पर जो अब रेस्तरां के दरवाजे पर पहुंच चुका था, और ठंडे ढंग से हंसी, वापस आओ। आर्यन रुका, मुड़ा और बनावटी शांति से पूछा, क्या आपने खाना खाने के बाद जाने नहीं दिया था? मिस मल्होत्रा, आप वादा तो नहीं तोड़ेंगी? अपने पैसे वापस ले लो। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। ठीक है, तू बदबूदार औरत, ले या मत ले। आर्यन सीधे मेज पर आया, पैसे उठाए और जेब में डाल दिए।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात समझ लो, जो ग्लास तुमने तोड़ा वो 200 रुपये से कहीं ज़्यादा का है। कितना? आयरलैंड का वॉटरफोर्ड क्रिस्टल, एक ज़्यादा महंगा नहीं, सिर्फ 3000 रुपये। नुकसान को देखते हुए अगर तुम जिद करते हो तो 2000 दे दो। क्या एक टूटा ग्लास 2000? क्या मैं एक्सपर्ट बुलाकर अभी मूल्यांकन करवाऊं? कीमत यही है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। बेशक तुम्हें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे उस छोटी रकम की परवाह नहीं। रिया ने फिर वही ढीठ लहजा अपनाया जो ऊंचा और तंज भरा था। आर्यन ने दांत पीसे, फिर अचानक फोन निकाला और रिया के पास आ गया। बस 2000, मुझे नीचा मत दिखाओ, मैं लौटा दूंगा, अपना पेमेंट क्यूआर कोड दो। रिया 2 बार और हंसी, अभी भी इतना अमीर? किस बूढ़ी औरत ने तुम्हें ये पैसा दिया? क्या यशिका नहीं? लेकिन सोचो तो, तुम्हारा चेहरा और स्वभाव देखकर औरतें आकर्षित होंगी ही। कोई तुम्हें रखना चाहे तो समझ आता है। ये तुम्हारा काम नहीं। कोड दो। आर्यन गुस्से में था, वह आदमी है और किसी ने उसे गिगोलो कहा तो अच्छा नहीं लगता। रिया ने कोड नहीं दिखाया और जारी रखा, लेकिन मुझे उत्सुकता है, इतने आकर्षक लड़के की महीने की कीमत कितनी? यशिका ने सस्ता माल पकड़ लिया। मैं भी कभी के टीवी खोलूंगी। कहते हुए उसका हाथ आर्यन के गाल पर गया। आर्यन शर्म और गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। इतना आवेश क्यों? मैं बस कुछ सवाल पूछ रही हूँ और तुमने जवाब नहीं दिया। महीने में कितना? कीमत बताओ। ये सुनकर आर्यन ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसे हाथ उठाकर इस घिनौनी औरत को थप्पड़ मारने का मन हुआ, उसका मुंह बहुत गंदा था। अगर ठीक से बोल नहीं सकती तो मत बोलो। मैं ग्लास का पैसा देकर जा रहा हूँ। देर हो रही है और मेरा मन यहाँ तुम्हारे साथ खेलने का नहीं। छोटे बच्चे, क्या तुम मुझे कीमत चुकाने पर मजबूर करोगे? मैं पूछ रही हूँ, महीने में कितना कमाते हो? अरे मूर्ख, इंसानी भाषा समझ नहीं आती। मैं बिकता नहीं। पैसा चाहिए या नहीं? आर्यन चिल्लाया। पूरा रेस्तरां शांत हो गया। किचन में काम कर रही 2 नौकरानियां झांक कर देखने लगीं। रिया का चेहरा एक पल के लिए जम गया, फिर वही घमंडी और मजाकिया अंदाज लौट आया। हाँ, ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। रिया ने किचन में एक नौकरानी को इशारा किया। जाओ, मिस्टर शर्मा के लिए गेट खोलो और ड्राइवर को बोलो कि उन्हें घर छोड़ आए। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह औरत इतनी आसानी से छोड़ेगी। उसे लगा था कि थोड़ा और उलझना पड़ेगा, लेकिन अच्छा हुआ। वह जल्दी से भागना चाहता था। बुलाई गई नौकरानी तेजी से आए, आर्यन को हल्का सा झुककर अभिवादन किया और लिविंग रूम का दरवाजा खोलने दौड़ी। जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक लॉक का सॉफ्ट आवाज आए। आर्यन चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा। इस बार लॉक आसानी से खुल गया और देर रात की गर्मियों की ठंडी हवा आई, जो उसके मन की बेचैनी कुछ कम कर गई। विला से बाहर निकलकर उसने पूरा नज़ारा देखा। विला के सामने बड़ा गार्डन था, बगल में कई इमारतें। बीच से रोड गुजरती थी जो दूर जाकर फैंस गेट पर खत्म होती थी। उसके बाहर मुख्य सड़क। 2 पंक्तियों में स्ट्रीट लाइट जल रही थी और आसपास कोई इमारत नहीं दिख रही। साफ था, ये सबअर्बन एस्टेट है, सिर्फ साधारण विला नहीं। लेकिन आर्यन को इस खालीपन से बेचैनी हो रही थी। वह बस जल्दी भागना चाहता था और अपने गर्म घर लौटना चाहता था। नौकरानी के पीछे से पूछे, ड्राइवर चाहिए? को अनसुना कर वह सिर झुकाकर तेज चलता रहा। मुख्य सड़क पर पहुंचकर ही उसने राहत की सांस ली। रुका, पीछे मुड़कर मल्होत्रा विला देखा, अभी भी डर लगा हुआ था। भूल जाओ, जो होगा देखा जाएगा। वह इस जगह पर जिंदगी में कभी नहीं लौटना चाहता। फोन निकालकर समय देखा, लगभग 11:30 रात। इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल, बस तो दूर की बात, खासकर सबब में। धत तेरी, कैसे लौटूं? रिया मल्होत्रा पागल है, मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों घसीटा? क्या उसे पता नहीं कि वापस जाना कितना मुश्किल होगा? वह सड़क किनारे खड़ा फोन में राइड एड कर रहा था कि अचानक मल्होत्रा विला से एक काली मेबैक निकली और उसके पास रुकी। खिड़की नीचे हुई, अंदर एक मध्यम आयु का आदमी, बाल पीछे बनाए, सूट में, दयालु चेहरा। मिस्टर शर्मा, मैं मिस मल्होत्रा का ड्राइवर हूँ। मिस मल्होत्रा ने कहा है कि आपको सुरक्षित घर छोड़ दूँ। कृपया कार में बैठिए, उसने सम्मान से कहा। जरूरत नहीं, मैं खुद टैक्सी लूंगा, आर्यन ने ठंडे ढंग से मना किया। मिस्टर शर्मा, इतनी रात है और यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल। मिस मल्होत्रा ने सख्त हिदायत दी है कि आपको सुरक्षित पहुँचाऊँ। मेरी मुश्किल मत बढ़ाए। ड्राइवर ने पेशेवर मुस्कान बनाए रखी। आर्यन ने लग्जरी कार देखी, फिर खाली सड़क। ठीक है, सवारी कर लूँ। आखिर रिया मल्होत्रा ने उसे जबरदस्ती यहाँ लाया तो उसे वापस छोड़ने की जिम्मेदारी है। ये सोचकर आर्यन ने दरवाजा खोला और बैठ गया। अध्याय 32। रोशनी आंटी बीमार हैं। कार का इंटीरियर बहुत लग्जरी था, स्टाररी स्काई छत, एम्बियंट लाइटिंग और मसाज फंक्शन वाली सीटें। यह आर्यन की पहली मेबैक सवारी थी। नई चीजें देखीं, लेकिन सिर्फ एक बार। वह कभी नहीं चढ़ेगा, या बल्कि रोशनी आंटी उस पागल औरत से कभी कुछ नहीं लेना चाहेगा। मध्यम आयु का ड्राइवर उसे सीधे उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने छोड़ गया और ऊपर जाते हुए देखकर ही गया।
घर लौटकर आर्यन ने बहुत सोचा, खासकर रिया मल्होत्रा के बारे में। वह समझ नहीं पा रहा था कि रिया उसे बार बार क्यों ढूंढती है और क्यों उलझाती है। वे दोनों अलग दुनिया के थे। नहीं, उसकी नज़र में वह इंसान भी नहीं, बस सड़क का कुत्ता जिसे मजाक बनाया जाए। लेकिन इस बार वह सच में डर गया और गुस्सा भी। रिया ने न सिर्फ उसकी बहन के अस्पताल रूम को ढूंढ लिया, बल्कि उसके घर का पता भी पता कर लिया और उसके घर के बाहर आदमी खड़ा कर दिया। सबसे डरावनी बात, घर के दरवाजे पर अपहरण, और अपहरणकर्ता पुलिस से नहीं डरती तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। उसने बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं आया कि रिया उसे ऐसा क्यों परेशान कर रही है। इससे बेहतर कोई वजह नहीं कि वह मानसिक रूप से बीमार है। आर्यन समझ नहीं पाया तो सोचना छोड़ दिया, नहाया और सो गया। अगली सुबह जल्दी रोशनी आंटी के घर जाना था, सो ज़्यादा नहीं सो सकता था। सुबह जल्दी उठा, रोशनी आंटी उसके घर नहीं घुसी थीं। कपड़े पहने, तैयार हुआ और बस से रोशनी आंटी के घर पहुंचा। पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। अजीब है, घर पर नहीं है। फिर खटखटाया, फिर भी चुप्पी, शांत गलियारे में सिर्फ खटखटाहट की आवाज़। रोशनी आंटी को फ़ोन किया, नहीं लगा, मैसेज का भी जवाब नहीं। चैट हिस्ट्री देखकर अचानक बुरा एहसास हुआ। अरे, रोशनी आंटी को क्या हो गया? कुछ हुआ तो नहीं? फिर खटखटाया, कान लगाकर सुना, लेकिन पूरी खामोशी, कोई हलचल नहीं। एक फीमेल क्लब ओनर आधी दिन से अनरीचेबल। फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज नहीं कर रही, दरवाज़ा नहीं खोल रही। सोचना पड़ता है कि कुछ हुआ है। आर्यन घबरा गया। पुलिस को फ़ोन करे, लेकिन रोशनी आंटी की स्थिति का पता नहीं। पुलिस को क्या कहेगा? संपर्क नहीं हो रहा, पुलिस ध्यान नहीं देगी, या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को? क्या आर्यन इस सोसाइटी का रहने वाला है? वह संपर्क कर सकता है, लेकिन क्या फ़ायदा? पता नहीं रोशनी आंटी घर पर हैं भी या नहीं। लेकिन जल्दी शांत हुआ और रोशनी आंटी के घर का इलेक्ट्रॉनिक लॉक को ट्राई करने लगा। पहले रोशनी आंटी की बर्थडे, फिर फ़ोन के आखिरी 4 डिजिट, फिर अपनी बर्थडे, लेकिन नहीं खुला। 5 बार गलत ट्राई करने पर लॉक अलार्म बजा। आर्यन का दिमाग भी अलार्म की तरह बज रहा था। अब क्या? अंदर नहीं जा सकता, किसी से संपर्क नहीं। काफ़ी दिनों बाद इतनी चिंता हुई, डॉक्टर के मेडिकल बिल मांगने पर भी इतनी नहीं हुई। तभी दरवाजे के अंदर से हल्की खांसी आई, फिर धीमी आवाज़। कौन है? रोशनी आंटी, आप घर पर हैं? दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ सुनकर आर्यन ने राहत की सांस ली। तो घर पर हैं। व्यर्थ चिंता की, लेकिन अब और हैरानी हुई। घर पर हैं तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? लॉक का अलार्म और तेज हो गया। वह जल्दी अंदर जाकर पता लगाना चाहता था। रोशनी आंटी, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। अंदर से सरसराहट आए, रोशनी आंटी की नाक से भरी आवाज़, हाँ रुको ज़रा। कुछ देर बाद लॉक क्लिक हुआ, अलार्म बंद। दरवाज़ा खुलते ही शराब की तेज महक और चेंगशू औरत की खुशबू आए। रोशनी आंटी दरवाजे पर थीं, बाल बिखरे, चेहरा लाल, आंखें आधी खुली बंदी, पलकें सूजी, सिल्क की नाइट गाउन बेतरतीब लिपटी, कॉलर टेढ़ा, आधा कॉलरबोन दिख रहा, नंगे पैर खड़ी। कोई भी आदमी इसे देखकर उत्तेजित हो जाता। आर्यन थोड़ा शर्मा गया, लेकिन इस वक्त ज़्यादा चिंता और संदेह था। रोशनी आंटी बेहोश सी लग रही थीं। आर्यन को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराईं और आगे झुक गईं। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं और सहारा दिया। रोशनी आंटी, क्या हुआ? कल रात क्या किया? कहते हुए माथा छुआ। छूते ही पता चला माथा बहुत गर्म, साफ बुखार था। रोशनी आंटी, इतना तेज बुखार कैसे? टेम्परेचर कितना? अस्पताल चलिए। नहीं, रोशनी आंटी ने कमज़ोर हाथ हिलाया, खांसते हुए कहा, कल रात दोस्तों के साथ ज़्यादा पी लिया, घर लौटकर ठंड लगी, शायद सर्दी लग गई, अच्छी नींद से ठीक हो जाऊंगी। मजाक कर रही हैं? बुखार है, डिलीरियस हो रही हैं। अचानक बुखार कैसे? फ्लू? आर्यन सवाल करता हुआ रोशनी आंटी को अंदर ले गया। शायद, वरना अचानक सर्दी बुखार क्यों? कल रात दोस्त ने पार्टी रखी थी, काफ़ी लोग थे, किसी से लग गई होगी। अरे, आर्यन को रोशनी आंटी पर दया आई, लेकिन कुछ नहीं कर सका, बस आह भरी। बिस्तर पर लेट जाए, मैं गर्म पानी लाता हूँ। आर्यन ने सावधानी से रोशनी आंटी को बेडरूम में ले जाकर लिटाया। कमरे में ठंडी हवा आई। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं, बेडसाइड से एस बड़ी ई रिमोट उठाया और बंद कर दिया। पागल हो गई हैं, बुखार में एस बड़ी ई चला रखा है। रोशनी आंटी ने जवाब दिया और बिस्तर पर गिर पड़ीं। एस बड़ी ई बंद तो बहुत गर्म लगता है। मुझे लगता है एस बड़ी ई से ही सर्दी लगी, बंद रखो। आर्यन ने रिमोट जेब में डाल दिया। हाँ हाँ, छोटे हाउसकीपर, बहुत जिम्मेदार हो गए हो। बीमार हो तो जिद मत करो। आर्यन चिढ़कर बोला। रोशनी आंटी को कंबल ओढ़ाया, किचन गया, गर्म पानी लिया और वापस आया। लो, रोशनी आंटी, पी लो। आपका मेडिसिन बॉक्स कहाँ? सर्दी की दवा ढूंढता हूँ। रोशनी आंटी बुखार में बेहोश सी लग रही थी, लेकिन नींद अच्छी नहीं, भौहें सिकुड़ी, होंठ फटे। अरे, आर्यन लाचार और दुखी था। गर्म पानी बेडसाइड पर रखा और खुद मेडिसिन बॉक्स ढूंढने किचन गया। पिछली बार देखा था कैबिनेट में, ढूंढकर पुराना फैमिली मेडिसिन बॉक्स मिला।
खोलकर देखा, साधारण दवाएं सर्दी बुखार की, पेट की आदि। ब्रांड अलग अलग, लेकिन एक्सपायर नहीं। आर्यन ने बुखार उतारने की दवा बनाई और बेडरूम लौटा। रोशनी आंटी, जागो, दवा खाकर सोना। उसने कंधा हिलाया। रोशनी आंटी ने धीरे आंखें खोलीं, बेनजीर नज़र से देखा। कुछ सेकंड बाद समझी और मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। अध्याय 33 बुखार, पहला किस। यह मुस्कान बहुत असरदार थी। रोशनी आंटी को बुखार से पहले से ही लाली थी। आंखें सिकुड़ी, नज़र बेनजीर, मुस्कुराते हुए छोटा दांत दिखा। यह मुस्कान चेंगशू औरत की आकर्षण और लड़की की मासूमियत से भरी थी, बेहद मोहक। आर्यन ठिठक गया। रोशनी आंटी की मुस्कान इतनी खूबसूरत कि उसका चेहरा लाल हो गया। रोशनी आंटी, जल्दी दवा खाओ फिर सो जाओ। शुक्रिया मेरे अच्छे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। उफ, कितना चिपचिपा है, रोशनी आंटी। हाँ, रोशनी आंटी ने दवा उठाई और एक घूंट में पी ली। इतनी तेजी से कड़वी नहीं लगी। लो पानी से कुल्ला कर लो। आर्यन ने बेडसाइड से गर्म पानी उठाया, एक हाथ से रोशनी आंटी को सहारा दिया, दूसरे से ग्लास थमाया। रोशनी आंटी बुखार में डिलीरियस थीं। हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्लास लेने के बजाय आर्यन के गाल पर हाथ फेरा। उंगलियां छूते ही आर्यन सिहर गया। पीछे हटने वाला था कि रोशनी आंटी ने सहारे से सिर थोड़ा उठाया। नहीं, रोशनी आंटी, क्या कर रही हैं? आर्यन पीछे हटना चाहता था, लेकिन एक हाथ सहारे में, दूसरे में ग्लास, हाथ खाली नहीं। रोशनी आंटी ने एक हाथ से गाल सहलाया, दूसरे से कमर पर हाथ डाला। फिर गर्म, नर्म होंठ, बुखार से जलते हुए, अचानक आर्यन के होंठों पर लगे। समय जैसे रुक गया। आर्यन का दिमाग खाली हो गया। आंखें फाड़े रोशनी आंटी को देखता रहा, अविश्वसनीय। होंठों का एहसास साफ और जलता हुआ, गर्म सांस के साथ। यह अजीब किस था, लेकिन शुरू करने वाली की बेहोशी और पाने वाले के शौक से और प्रभावशाली। 2-3 सेकंड रुकी, फिर जैसे सारी ताकत खत्म, सिर पीछे करके तकिए पर गिर गईं, आंखें आधी खुली बंदी। चेहरा अभी भी अस्वाभाविक लाल। वो हरकत अनजाने में लग रही थी। पता नहीं क्यों किया, लेकिन उस पल सच में उस लड़के के होंठ चूमना चाहा। शायद दिमाग खराब था या सब प्लान्ड। आर्यन फिर ठिठक गया। सोचा सपना है। रोशनी आंटी, यशिका, उसकी बॉस, होंठों पर किस, मजाक है। वही पोजीशन में रहा, जैसे मेड्यूसा ने पत्थर कर दिया, सिर्फ दिल जोर जोर से धड़क रहा। पहला किस, उसका पहला किस, बस ऐसे बुखार में डिलीरियस औरत ने ले लिया। वह रोशनी आंटी को घूरता रहा, जो इतने पास थीं। आंखें बंद कर लीं, लंबी पलकें हल्के कांप रही। रोशनी आंटी, धीरे पुकारा। रोशनी आंटी ने भौहें सिकुड़ी और दर्द भरी कराह निकाली। धत तेरी, क्या हो गया तुझे, औरत? किस किया और अब मरने का नाटक। आर्यन ने बिस्तर पर आधी मरी रोशनी आंटी को देखा और मन में गाली दी, लेकिन समझदारी ने कहा कि बीमार हैं, देखभाल चाहिए। लेकिन उस किस का असर बहुत बड़ा था। आर्यन शर्म और गुस्से में। बुखार वाली औरत, चेंगशू और आकर्षक, अचानक बिना चेतावनी किस कर दे। कहीं और होता तो अलग, लेकिन होठों पर। अब रोशनी आंटी से पहले जैसा सामान्य व्यवहार नहीं कर सकता। फिलहाल खुद को तसल्ली दी कि बुखार से दिमाग खराब था, बुखार उतरने पर हिसाब चुकता करेगा। ग्लास रखा, बाथरूम गया, तौलिया गीला किया, रोशनी आंटी के माथे पर रखा, बेडसाइड से इस्तेमाल किए टिश्यू ट्रैश में फेंके। सब करने के बाद जैसे कोई मुश्किल काम पूरा किया। तेजी से खिड़की के पास गया, पीठ फेरकर खिड़की खोली और जोर जोर सांस ली। जितना भी सांस ले, रोशनी आंटी की लुभावनी खुशबू नाक में आती रही। गुस्से में बाल नोचे। क्या हो रहा है? रोशनी आंटी का मतलब क्या? सच में बुखार से बेहोश होकर किया, या सच में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? पहले लगता था रोशनी आंटी मजाक करती हैं, मजे लेती हैं, देखभाल दया से करती हैं। जैसे रोशनी आंटी ने हजारों आदमी देखे हैं, ऐसे युवा अनएक्सपीरियंस लड़के पर फीलिंग्स कैसे? बीमार हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा। धत, उसका दिल सच में इस औरत से उलझ गया था, पूरी तरह। मानता है रोशनी आंटी बहुत खूबसूरत और आकर्षक हैं, कभी शरारती, लेकिन उसके साथ बहुत कोमल और दयालु। लेकिन उम्र का फर्क है। रोशनी आंटी उससे पूरे 10 साल बड़ी, बहुत चेंगशू लगती हैं। साथ खड़े हों तो आंटी बच्चे लगते हैं। कैसे कैसे किस हो सकता है? आर्यन और उलझ गया, चेहरा और गर्दन पूरी लाल। तभी बिस्तर से रोशनी आंटी की खांसी आई। आर्यन सख्त हुआ, झिझका, फिर मुड़ा। रोशनी आंटी बुरी खांस रही थी, शरीर सिकुड़ा, बहुत तकलीफ में। आर्यन की घबराहट तुरंत चिंता में बदल गई। तेजी से गया और पीठ थपथपाए। रोशनी आंटी, बेहतर लग रहा है? धीरे पूछा। रोशनी आंटी कुछ देर खांसी, फिर शांत हुई। आंखें खोली, आर्यन को देखा, फिर थकाकर बंद कर ली, बुदबुदाई, पानी। आर्यन ने बेडसाइड से ग्लास उठाया, टेम्परेचर चेक किया, अभी गुनगुना था। सावधानी से रोशनी आंटी को उठाया, अपनी बांह पर टिका, ग्लास होठों पर लगाया। रोशनी आंटी सावधानी से पी गईं, पानी पीना भी इतना खूबसूरत। आर्यन ने उनके लाल गाल देखे और उत्साह महसूस किया। पानी पिलाने के बाद सावधानी से तकिए पर लिटाया और कंबल ओढ़ाया। बिस्तर के पास खड़ा, उन्हें गहरी नींद में जाते देखता रहा।
दोपहर करीब 3 बजे खिड़की से नर्म रोशनी आ रही थी। आर्यन रोशनी आंटी की देखभाल करता रहा। नींद आ रही थी, सिर झुक रहा था। बिस्तर से हल्की आवाज आई। आर्यन चौंक कर जागा और रोशनी आंटी को देखा। रोशनी आंटी धीरे आंखें खोलीं, नज़र पहले से साफ थी लेकिन अभी भी कमज़ोर। पलकें झपकाईं, रोशनी एडजस्ट की, फिर नज़र आर्यन पर गई जो बेडसाइड पर था। धीरे पुकारा, मेरे प्यारे टिल्ड। हाँ, रोशनी आंटी, कैसा लग रहा है अब? अभी बुखार है। आर्यन तुरंत चौकन्ना हुआ और टेस्ट करने के लिए माथा छूने लगा। इस बार आधा हाथ बड़ा ही था कि रोशनी आंटी ने अपना हाथ उठाकर माथा छुआ। लगता है अब इतना गर्म नहीं। आवाज़ अभी भी भारी और मैग्नेटिक, लेकिन पहले से साफ। ये सुन आर्यन ने थोड़ी राहत ली और बेडसाइड से इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर उठाया। फिर से चेक करते हैं। अध्याय 34 बुखार उतरना 38.1 डिग्री, थोड़ा कम हुआ। आर्यन बुदबुदाया। अभी भी शरीर में दर्द है, थोड़ा और लेटूंगी। सर्दी बुखार में उठना नहीं। आर्यन ने थर्मामीटर रखा। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी। रोशनी आंटी की नज़र खिड़की पर गई। कुछ देर बाद धीरे बोली, थोड़ी रुको। आर्यन तुरंत उठा, बेडरूम से निकला और रोशनी आंटी के लिए बाजरा की खिचड़ी बनाई। खिचड़ी लेकर बेडरूम लौटा तो रोशनी आंटी बैठी थीं, फ़ोन स्क्रॉल कर रही थीं। खिचड़ी आई, गर्म है, पी लो। रोशनी आंटी। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा है तुम। रोशनी आंटी ने फ़ोन रखा लेकिन कटोरी नहीं ली। क्या हुआ? तुम खिलाओ, तुम बच्ची नहीं हो, खा सकती हो तो खुद खाओ। आर्यन फिर लाल हो गया। दिन का किस याद आया और औरत की मासूमियत देखकर मन में फिर गाली दी। नहीं खा सकती, अच्छे बच्चे बनो और खिलाओ। रोशनी आंटी ने आर्यन को मुस्कुराकर देखा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। उद्धरण चिन्ह। आर्यन के पास चारा नहीं, बिस्तर पर बैठा और चम्मच से खिलाने लगा। रोशनी आंटी के होंठ फिर रंग लौट आए, गुलाबी प्राकृतिक लाली के साथ। खिचड़ी पीते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। आर्यन ऐसे ही खिलाता रहा। वाकई बहुत भूख लगी होगी। रोशनी आंटी ने जल्दी एक कटोरी खत्म कर दी। आर्यन ने नैपकिन दिया मुंह पोंछने को और कटोरी किचन ले गया। ठंडा पानी कटोरी पर गिरा और उसके जलते दिल को भी ठंडक दी। रोशनी आंटी की हर हरकत इतनी खूबसूरत, परफेक्ट टाइमिंग। आर्यन नहीं जानता कब से रोशनी आंटी के लिए अजीब फीलिंग्स होने लगी, शायद किसके बाद या पहली बार हाथ पकड़ने पर। ये किशोरों की शुद्ध मोहब्बत है। जिस विपरीत लिंग से नफरत नहीं, वो किस्या गले लगाए तो पहले कन्फ्यूजन, फिर अच्छाइयाँ कल्पना करने लगते हैं और कमियों को बहाने से ढक देते हैं। लेकिन जितना करता उतना रोशनी आंटी से आंख नहीं मिला पाता और बॉस या साधारण दोस्त जैसा व्यवहार नहीं कर पाता। रोशनी आंटी के बेडरूम लौटा और थोड़ा अजीब ढंग से बिस्तर किनारे बैठा। रोशनी आंटी बिस्तर पर लेटी फ़ोन चला रही थीं। लगता था सोने से पहले की हरकतें याद कर रही थीं। भावनाएं जटिल थीं। आर्यन को थोड़ा गिल्ट, लेकिन बहुत खुशी और उत्साह। जो हमेशा करना चाहा था वो कर लिया। आर्यन के होंठ चख लिए। यह उनका पहला किस था और एहसास बहुत खास। कभी नहीं भूलेंगी। लड़के के होंठ बहुत नर्म, जैसे जेली। आर्यन बेटा, रोशनी आंटी ने अचानक कहा। क्या हुआ? आर्यन किसके बारे में सोच रहा था कि कैसे बात शुरू करे, लेकिन रोशनी आंटी पहले बोलीं। मुझे रॉ प्रेसरी आइस्ड ग्रीन टी पीनी है। कहाँ है? लाता हूँ, फ्रिज की टॉप शेल्फ पर। बुखार में ठंडा मत पीना, नीचे कन्वीनियंस स्टोर से रूम टेम्परेचर वाली लाता हूँ। बस आइस चाहिए। हिम्मत है, पियोगी? मानती हो मैं मार डालूंगा। रुको, नीचे से रूम टेम्परेचर वाली लाता हूँ। पीने नहीं दूंगा, सुन रही हो? मेरा छोटा हाउसकीपर मुझे मारेगा। हा। बहुत डर लग रहा है। लेकिन आज इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो घबरा रही हूँ। रोशनी आंटी ने जानबूझकर लंबा खींचा, मजाक में। आर्यन का दिल, जैसा उम्मीद, तेज धड़का और चेहरा फिर लाल। उसने शर्म और गुस्से से रोशनी आंटी को घूरा, लेकिन उनकी नर्म नज़रों के आगे झुक गया। बस बनावटी गुस्से से बोला, यहाँ रुको, आइस पीने की कोशिश मत करना। फिर मुड़ा और तेजी से बेडरूम से निकल गया। लिविंग रूम में खड़ा अपने जलते गाल थपथपाए। ये बहुत बुरा है, मन में बुदबुदाया। पता नहीं रोशनी आंटी की जिद को गाली दे रहा था या अपने बेकाबू दिल को। जूते बदले, चाबी ली और नीचे कन्वीनियंस स्टोर गया। देर गर्मियों की दोपहर, धूप और झींगुरों की आवाज़ मिली। आरामदायक दोपहर होनी चाहिए थी, लेकिन आर्यन का दिल गुनगुने पानी में था, न ऊपर न नीचे, बेचैन लेकिन अजीब सी खुजली। रोशनी आंटी अभी जैसी थी, बीमार होने से छोटी लड़की जैसी, जिद्दी और प्यारी, बिल्कुल अलग उस चालाक और थोड़ी ज्यादत वाली फीमेल बॉस से। ये बहुत बुरा है, आर्यन बुदबुदाया और कन्वीनियंस स्टोर से रूम टेम्परेचर वाली रॉ प्रेसरी आइस्ड ग्रीन टी और ग्रिल्ड सॉसेज खरीदी। वह खुद कुछ नहीं खाया था, रोशनी आंटी की देखभाल में भूख लगी थी। खाता हुआ वापस आया, सॉसेज जल्दी खत्म किया, स्टिक फेंका और लिफ्ट से ऊपर। लिफ्ट में फिर किसका सीन याद आया। चेहरा लाल हो गया। लगा बेतुका, लेकिन समझ भी आता। गलत लगा, लेकिन सही भी उलझन में। लेकिन खुद को समझाता रहा कि रोशनी आंटी से ईमानदारी से पेश आए, शायद सच में मजाक है।
10 साल का फर्क पहले से ही गलत। रोशनी आंटी कौन? चेन क्लब की ओनर। और वह कौन? एक हारा हुआ लड़का जिसका परिवार लगभग बर्बाद हो गया। क्या उन्हें साथ होने का कोई मौका? रोशनी आंटी के पास बेहतर विकल्प बहुत हैं। विचार टकरा रहे थे और वह और बेचैन हो गया। रोशनी आंटी के दरवाजे पर पहुंचा, झिझका, फिर चाबी निकाली। वह लिविंग रूम में घुसा ही था कि याद आया चाबी साथ लाया, क्योंकि रोशनी आंटी से कोड नहीं पूछा और एंट्री में रखी चाबी उठा ली थी। रोशनी आंटी वही पोजीशन में हेडबोर्ड से टिकी, लेकिन फ़ोन रख चुकी थीं और आंखें बंद करके आराम कर रही थीं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर आंखें खोलीं और बेडरूम डोर की तरफ देखा। जल्दी कदमों के बाद बेडरूम डोर खुला। आर्यन हाथ में आइस टी की बोतल लिए खड़ा था। वापस आ गए? अच्छे बच्चे। हाँ, आर्यन बोला, पास आया, बोतल का ढक्कन खोला और थमाया। तुम्हारे लिए लाया, पी लो मेरी जान। जब रोशनी आंटी ने देखा कि लड़का ने ढक्कन खोला, ये छोटा जेस्चर दिल को छू गया। छोटा सा घूंट लिया, नाक सिकुड़ी और प्यारी आवाज में बोली, रूम टेम्परेचर वाली आइस जितनी अच्छी नहीं लगती। बीमार हो तो शौक मत करो। आर्यन फिर रोशनी आंटी के बिस्तर किनारे बैठ गया, इस बार ज्यादा पास। जिसकी आंखें हैं देख सकता है कि रोशनी आंटी छोटी बन रही हैं, करीब 30 की, बॉस जो आदतन कमांडिंग हैं। सिर्फ आर्यन जैसा मूर्ख ही उनकी अचानक प्यारी लड़की बनने पर यकीन करेगा। अध्याय 35। एक और किस। रोशनी आंटी आज बीमार हैं और क्लब नहीं जा सकती। आर्यन ने फैसला किया कि रुककर देखभाल करेगा। मत पूछो क्यों समय पर नहीं लौटा। बस इतना कहो कि रोशनी आंटी की देखभाल करके खुश है और चिंता है कि अकेले घर पर खुद का क्या हाल होगा। लेकिन पहले बहन से मिलना था। रोशनी आंटी ने कहा जल्दी लौटना, टैक्सी का किराया रिम्बर्स कर दिया और बस मत लेना। आर्यन ने टैक्सी ली और केएम हॉस्पिटल पहुंचा, बहन की फेवरेट वॉन्टन्स खरीदे और ऊपर गया। प्रिया शर्मा की हालत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी, लेकिन बोलती कम थी, शायद इसलिए कि उसका प्यारा छोटा भाई किसी और बूढ़ी औरत के साथ चला गया और हमेशा कड़वी शक्ल। आर्यन ने वॉन्टन्स खिलाए, थोड़ी बात की, फिर कहा कि काम है, पहले जाना है। प्रिया ने ज़्यादा नहीं पूछा, न परवाह की। अंदाजा था कि उस बूढ़ी औरत के साथ गया है। शादीशुदा भाई पानी की तरह बह गया, जाने दो। प्रिया के वार्ड से निकलकर आर्यन ने हॉस्पिटल गेट पर दौड़कर टैक्सी ली। पहले रोशनी आंटी के घर के पास सुपरमार्केट गया और आधा कछुआ, बीफ, कुछ प्रिजर्व्ड एग्स खरीदे। बेशक रॉ प्रेसरी आइस्ड ग्रीन टी, रूम टेम्परेचर भी, जो रोशनी आंटी को पसंद है। ऊंची सोसाइटी के पास सुपरमार्केट महंगे होते हैं। ये चीज़ें 100 से ज़्यादा की, लेकिन क्वालिटी शानदार। मछली वाले ने कछुए को मारा और आधा काट दिया। बीफ लाल भूरा, ताज़ा लग रहा। यह मरीज़ के लिए डिनर है और मरीज़ रोशनी आंटी हैं, तो कोई साधारण बाजार से नहीं ले सकता। सबसे अच्छा और ताज़ा, ताकि आर्यन को सुकून रहे कि रोशनी आंटी क्या खा रही हैं। घर पहुंचा तो रोशनी आंटी उठ चुकी थीं, लेकिन अभी भी कमज़ोर लग रही थीं। आर्यन चिंतित था, उन्हें फिर बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया और गर्म पानी ले आया। रोशनी आंटी लंबे समय से सिंगल थीं, सर्दी बुखार अकेले झेलती थीं। अब एक हैंडसम युवक देखभाल कर रहा है, बहुत खुश महसूस हो रही थीं। आर्यन न सिर्फ अच्छा दिखता है, बल्कि खाना बना सकता है, देखभाल जानता है और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत खा सकता है। जिसने चखा जानता है कि मासूम युवक के होंठ कितने मीठे और नर्म होते हैं। रोशनी आंटी ने किस का एहसास याद किया और आवेग में फिर किस करना चाहा। असिस्टेंट आर्यन, जरा इधर आओ, बेडरूम डोर की तरफ पुकारा। आर्यन बीफ काट रहा था जब रोशनी आंटी ने पुकारा। काम नहीं रोका, बस सिर घुमाकर बोला, क्या हुआ रोशनी आंटी? खाना बना रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम खाना बनाओ। रोशनी आंटी ने फैसला किया कि फीमेल रोगी बनकर उसे बुलाकर किस नहीं करेगी, बहुत अजीब लगेगा, जैसे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड औरत। धीरे धीरे लेना चाहिए, ज़्यादा प्यास बुझाने से पानी खत्म हो जाएगा। रोशनी आंटी को यह सिद्धांत पता था। आज किस से बहुत संतुष्ट थी और आर्यन को कोई आपत्ति नहीं लगी। लेकिन फिर किस किया तो आर्यन नाराज हो सकता है। जब आर्यन नफरत करेगा और पिल्ले की तरह भागेगा, तो रोने का भी समय नहीं मिलेगा। किचन में खटखटाहट की आवाज़ें। आर्यन एक हाथ में फ़ोन पर ट्यूटोरियल देख रहा था, दूसरे से काम कर रहा था। स्टीम्ड कछुआ बनाया, कुछ हरी सब्जी स्टिर फ्राई और प्रिजर्व्ड एग एंड लीन पोर्क कांजी पकाए। उसे खाना बनाने की प्रतिभा है, मुश्किल नहीं डिश सीख लेता है और अच्छी दिखती भी हैं और स्वादिष्ट। उसकी स्किल्स से भविष्य में रेस्तरां खोल सकता है। वह किचन में काम करे और पत्नी रोशनी आंटी फ्रंट डेस्क पर। रुको, रोशनी आंटी बॉस वाइफ कैसे? आर्यन, होश में आओ, बकवास मत सोचो। यह विचार आर्यन को खुद चौंका गया, उसने सीने पर थपकी दी। कुछ नहीं, आज बहुत थकान है और पिछले दिनों इतना हुआ, ज़्यादा सोचना नॉर्मल है। लेकिन अगर रोशनी आंटी बॉस वाइफ हो बुरा नहीं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। मुंह ढका, कैबिनेट से ट्रे निकाली, ताज़ा खाना ट्रे पर रखा और रोशनी आंटी के बेडरूम ले गया। खाना आ गया रोशनी आंटी। स्टीम्ड कछुआ और प्रिजर्व्ड एग एंड लीन पोर्क कांजी बनाई है, ताकत आएगी। रोशनी आंटी हेडबोर्ड से टिकी बैठी थीं।
नज़र आर्यन पर गई, फिर ट्रे पर खाने पर और आंखों में गर्माहट आई। कितनी अच्छी खुशबू, ओह तुम हो तो कितना अच्छा लगता है। मैं अकेले ऐसे नहीं खाती। ऐसा बुरा भी नहीं है, चाहो तो रेस्तरां में खा सकती हो। मुझे बस मेरे प्यारे के हाथ का बनाया चाहिए। बार बार प्यारे मत बोलो, बहुत चिपचिपा है। आर्यन ने ट्रे बेडसाइड टेबल पर रखी। रोशनी आंटी बिस्तर से उतरी, छोटा स्टूल लगाया और खाने लगीं। आर्यन ने इस खाने में मेहनत की थी और सच में स्वादिष्ट था। स्टीम्ड कछुआ परफेक्ट, कांजी का स्वाद सही। खाने के बाद रोशनी आंटी को पसीना आया, सर्दी की भारीपन जल्दी चला गया। खाना खत्म करो, नहा लो और अच्छी नींद लो, कल ठीक हो जाओगी। आर्यन बर्तन उठाते हुए बोला। उसका प्रोफाइल गर्म रोशनी में और मासूम हैंडसम लग रहा था। रोशनी आंटी उसे देख रही थीं, सफाई करते चिंता भरी बातें सुनकर दिल में भावनाएं उमड़ आईं। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगी, नहाकर सो जाऊंगी, रोशनी आंटी ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। उठी, लेकिन बाथरूम नहीं गईं। आर्यन ट्रे उठाकर किचन जा रहा था कि रोशनी आंटी पीछे आईं, परफ्यूम की खुशबू साथ। आर्यन रिएक्ट करने से पहले रोशनी आंटी ने कलाई पकड़ ली। रोशनी आंटी, आर्यन मुड़ा, हैरान। अगले सेकंड रोशनी आंटी का चेहरा अचानक पास आ गया। बिना चेतावनी के दोनों हाथों से चेहरा पकड़ा और नर्म, सुगंधित होंठ सटीक और रोक न सकने वाले ढंग से आर्यन के होंठों पर लगे। ये किस दिन वाले से ज़्यादा पावरफुल और साफ था, सचेत किस। रोशनी आंटी के होंठ अभी भी नर्म, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल, एहसास इतना असली कि आर्यन का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। आर्यन सोचा सपना है, लेकिन रोशनी आंटी के होंठ सच में फिर लगे थे। असली एहसास बार बार बता रहा था कि सपना नहीं। आगे पीछे ऐसा हुआ कि दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। ये किस पिछले से ज़्यादा लंबा था, लेकिन कुछ सेकंड ही। रोशनी आंटी जैसे सारी हिम्मत इस्तेमाल कर चुकी थीं। आर्यन रिएक्ट या संघर्ष करने से पहले अचानक छोड़ा, 2 कदम पीछे ली और सुंदर चेहरे पर लाली छा गई। उनकी लाली में भी अलग आकर्षण था। आर्यन उन्हें घूरता रहा काफ़ी देर। रोशनी आंटी को उम्मीद थी कि वह लाल होकर झगड़ेगा, इसके बजाय होंठ काटे। रोशनी आंटी को गुस्से से घूरा और बोला, तुम फीमेल हुलीगन। फिर तेजी से भागा, किचन में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अध्याय 36 डार्लिंग, मुझे तुम बहुत पसंद हो। बर्तन भांडे धोने और किचन को साफ करने के बाद आर्यन शर्मा रोशनी कपूर रोशनी आंटी के कमरे में वापस लौट आए। रोशनी आंटी ने नहाना खत्म कर लिया था और बाहर आ गई थीं। उनकी बाथरोब उनकी खूबसूरत काया को परफेक्ट तरीके से हाईलाइट कर रही थी। बाथरूम से बेडरूम की ओर जाते हुए उनके साथ एक मीठी, मोहक खुशबू आई जो लगभग छूने लायक लग रही थी। यहाँ तक कि रोशनी आंटी जैसे शक्तिशाली और आकर्षक महिला के सामने भी आर्यन का चेहरा लाल हो गया। पहले हुई उनकी शरारती हरकत याद करके वो अभी भी थोड़ा नाराज था, लेकिन किसके बाद अब क्या कर सकता था। रोशनी आंटी, जल्दी कपड़े बदल लो और सो जाओ। ठीक है, क्या तुम मेरे लिए कपड़े निकाल दोगे? छी। आर्यन जानता था कि रोशनी आंटी जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी भी हल्का बुखार था और ज़्यादा हिलना डुलना ठीक नहीं था, इसलिए मदद करने में क्या बुराई है। कौन सा कपड़ा पहनना चाहती हो? आर्यन ने रोशनी आंटी का अलमारी खोला और फिर वही मीठी खुशबू आई जो उन्हें चक्कर आने पर मजबूर कर रही थी। वो सोच रहा था कि ये औरत इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है। वो बैंगनी वाला, समझ गया। आर्यन ने अलमारी से हल्के बैंगनी रंग की सिल्क नाइट गाउन निकाली और जल्दी से बेड पर बैठी रोशनी आंटी की ओर फेंक दी। रोशनी आंटी ने उसे लिया और उसी के सामने बाथरोब की बेल्ट खोल दी। आर्यन इतना घबरा गया कि तुरंत मुंह फेर लिया, पीट करके बोला, मैं अभी भी यहाँ हूँ और तुम कपड़े बदल रही हो। रोशनी आंटी जानती थी कि वो मुंह फेर लेगा, वो बस उसे छेड़ रही थी, उसका लाल चेहरा और शर्माना देखना चाहती थी। मैं नीचे कपड़े पहने हुए हूँ। मैं जानता हूँ, तो फिर मुंह क्यों फेर रहे हो? मुड़कर मुझे देखो, रोशनी आंटी ने शब्दों को खींचते हुए छेड़ा। क्या मैं देख सकता हूँ? तुमने बताया ही नहीं कि नीचे क्या पहना है। ब्लैक लेस लिंगरी टिल्ड। अरे यार, आर्यन चिल्लाया और रोशनी आंटी के कमरे से भागकर बाहर निकल गया। उसे सच में बहुत हो चुका था। ये औरत छेड़ने में बहुत माहिर थी। उससे बात करना ऐसा था जैसे अपना दिल उसके हाथ में सौंप दो। उसकी हर हरकत और शब्द दिल की धड़कन बढ़ा देते थे। रोशनी आंटी ने जल्दी से नाइट गाउन पहन लिया, जो बहुत छोटा था, लगभग ऊपरी जांघ तक दिखा रहा था। बेशक उन्होंने जानबूझकर पहना था, आर्यन को दिखाना और लुभाना चाहती थीं। कोई भी मर्द ऐसी लालच का विरोध नहीं कर सकता, आर्यन भी नहीं। वो बाथरूम में मुंह धोने गया, लेकिन रोशनी आंटी के नहाने के बाद बची खुशबू ने उसके दिल की धड़कन और तेज कर दी। वो लाल चेहरा लेकर बाहर आया और चलती रोशनी आंटी से टकरा गया। उन्होंने झूठ नहीं बोला था, लगभग पारदर्शी नाइट गाउन के नीचे ब्लैक लेस लिंगरी की झलक साफ दिख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चप्पल क्यों नहीं पहनी? क्या मेरी नाइट गाउन अच्छी लग रही है? रोशनी आंटी ने बोलते हुए जानबूझकर आर्यन की स्कर्ट को खींचा। ये हरकत जांघ ढकने की कोशिश लग रही थी, लेकिन असल में कुछ ढका नहीं, बस आर्यन का ध्यान उस तरफ खींचने के लिए। परिपक्व औरतें ऐसी ही होती हैं।
भले ही उन्होंने कभी रिलेशनशिप में न हो, लेकिन जब कोई पसंदीदा छोटा लड़का आता है तो ये फ्लर्टिंग टेक्निक खुद ब खुद अनलॉक हो जाती हैं। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। वापस बेड पर जाकर लेट जाओ। चप्पल नहीं पहनी तो सर्दी लग जाएगी। आर्यन का लाल चेहरा अभी अभी उतरा था कि रोशनी आंटी की शरारत ने उसे फिर बेबस कर दिया। उसने सिर झुकाकर जल्दी से रोशनी आंटी को वापस भेजा, क्योंकि वो पहले से ही उत्तेजित हो चुका था। कोई भी मर्द ऐसी लालच का विरोध नहीं कर सकता, आर्यन भी नहीं। तुम जानती थी कि मैं चप्पल नहीं पहनी हूं, फिर भी मुझे खुद चलकर वापस जाने दिया। रोशनी आंटी अचानक करीब आई, खुशबू के साथ और मोहक अंदाज में पूछा। हाँ, क्या मतलब? मैं चाहती हूं कि तुम मुझे आज्ञाकारी बनकर गोद में उठाकर ले जाओ। बस करो आंटी। आर्यन ने सिर झुकाकर थोड़ा पीछे हट गया। मैं जिद नहीं कर रही, प्लीज मुझे गोद में उठाओ। मुझे चक्कर आ रहा है, चल नहीं पा रही, इसलिए चाहती हूं कि तुम मुझे आज्ञाकारी बनकर गोद में उठाओ। रोशनी आंटी ने दयनीय बनकर बोला, आवाज नर्म और मीठी। और बदतर बात यह कि वो उसके ठीक सामने खड़ी थी, इतनी करीब कि नाइट गाउन पर बारीक लेस पैटर्न दिख रहे थे, उनके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी, और नाइट गाउन के नीचे उनकी लंबी भरी पूरी टांगें दिख रही थीं। रोशनी आंटी की फिगर ऐसी है, सही जगहों पर कर्व्स हैं, गलत जगहों पर नहीं, इसलिए वजन सिर्फ 100 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा है। वो ज़्यादा भारी नहीं है, और आर्यन अगर नर्म दिल वाला कमज़ोर लड़का न होता तो आसानी से उठा लेता। आर्यन को खून उबल रहा था, दिल ढोल की तरह बज रहा था, कान बज रहे थे, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रोशनी आंटी प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने क्या किया? मैं बस बीमार हूँ, ताकत नहीं है। बस चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगा लो। क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती, डार्लिंग? वो आखिरी डार्लिंग इतना मार्मिक और लंबा लगा। आर्यन की अक्ल चिल्ला रही थी, भागो, ये जाल है, ये दुष्ट औरत की छेड़ने की तकनीक है। लेकिन दिमाग में दूसरी आवाज कह रही थी, आर्यन जल्दी से गोद में उठा लो। देखो कितनी दयनीय हैं, बीमार हैं। अगर नहीं उठाया तो तुम काय हो, मर्द नहीं कहला सकते। वो जानता था कि वो उसे लुभा रही हैं, उसकी सहानुभूति और उस अजीब से लगाव का फ़ायदा उठा रही हैं। फिर उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय सम्मानपूर्वक मान जाने के। ठीक है, ठीक है, शरारती रोशनी आंटी, बस गले लगाना है, गले लगाने में क्या बुराई है? वो ये रोशनी आंटी से कह रहा था, लेकिन असल में खुद से। गले लगाने में क्या बुराई है? किस तो हो चुका है, अब बस गोद में उठाकर बेड पर ले जाना है, तो क्या? उसने अचानक झुककर एक हाथ रोशनी आंटी की टांगों के नीचे और दूसरा पीठ के पीछे डाला और जोर से उन्हें क्षैतिज रूप से उठा लिया। आर्यन मूल रूप से ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन इस पल हार्मोन उफान पर थे, और पिछले कुछ दिनों से रोशनी आंटी के घर अच्छा खा रहा था, थोड़ा वजन भी बढ़ा था। वो 100 पाउंड वाली रोशनी आंटी को उठा तो लिया, हालांकि थोड़ा मुश्किल से। रोशनी आंटी को लगता नहीं था कि वो सच में उठाएगा। उन्होंने छोटी सी सिसकारी ली और स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाकर उसके गले में डाल दिए। ये हरकत बहुत अंतरंग थी। दोनों एक दूसरे के शरीर की गर्मी पतले कपड़ों से महसूस कर रहे थे, जैसे सालों से प्यार करने वाला कपल। दोनों को इस बात का एहसास था। आर्यन का चेहरा जैसा लाल होने वाला था वैसा ही हो गया, और रोशनी आंटी के गाल भी हल्के लाल हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का सच में उठाएगा, न ही इतनी ताकत है। आर्यन उन्हें लेकर बेडरूम में तेज कदमों से गया और धीरे से बेड पर लिटा दिया, फिर चादर उड़ा दी। अब संतुष्ट हो रोशनी आंटी? संतुष्ट हूँ डार्लिंग, तुम बहुत अच्छे हो, इतना मुझे तुम बहुत पसंद हो। हम क्या, ये पहली बार था जब रोशनी आंटी को किसी मर्द ने ऐसा व्यवहार किया। आर्यन ने पूरे दिन उनकी देखभाल की, लाड़ा प्यार किया, इतना कि बिना सोचे मुझे तुम बहुत पसंद हो बोल गईं। का कुछ नहीं डार्लिंग, क्या तुम मेरा फिर से तापमान चेक कर दोगे? ठीक है। आर्यन ने सिर हिलाया, बेडसाइड टेबल से थर्मामीटर उठाया और रोशनी आंटी का तापमान चेक किया। 37.6 डिग्री सेल्सियस। अभी भी हल्का बुखार? तुम्हें अभी भी हल्का बुखार है रोशनी आंटी? मैं और ठंडी दवा और बुखार की दवा ले आता हूँ, खा लो और आराम करो। और तुम मतलब घर जाओगे? उद्धरण चिन्ह। आर्यन एक पल रुका, उसके घर जाने का कोई इरादा नहीं था। रोशनी आंटी को सर्दी बुखार है, उसे यहाँ रहकर देखभाल करनी चाहिए। आज घर मत जाओ, यहाँ रहकर मेरे साथ रहो। ठीक है, पहले दवा ले आता हूँ, फिर तुम खा लो और सो जाओ। ओके। अध्याय 37 का प्लस हॉटपॉट। आर्यन उस रात रोशनी आंटी के कमरे में फर्श पर अस्थायी बिस्तर पर सोया, और अगली सुबह आर्यन रोशनी आंटी से पहले जाग गया। जागते ही उसे लगा कि 2 नर्म उभार उसके हाथों पर दबे हुए हैं और एक लंबी टांग उस पर लिपटी हुई है। समझ में आने से पहले ही रोशनी आंटी की खुशबू आई। वो एक पल स्तब्ध रहा, फिर समझा कि वो फर्श पर नहीं बल्कि किसी तरह रोशनी आंटी के बेड पर है, और वो सांप की तरह उससे लिपटी हुई हैं। कब? उसे याद नहीं था कि वो रोशनी आंटी के बेड पर कैसे सो गया। वो निश्चित था कि खुद से कभी नहीं चढ़ा, तो जरूर रोशनी आंटी ने। आर्यन सुन्न हो गया और हिलने की हिम्मत नहीं हुई।
रोशनी आंटी लगभग उसके चिपकी हुई थीं, बाहें कमर पर कसकर लिपटी हुईं, गाल उसके चेहरे के बहुत करीब, लगभग किस करने वाली स्थिति में, और लंबी टांगें भारी लग रही थीं। जब आर्यन को समझ आया तो बहुत देर हो चुकी थी। 18 साल के लड़के ऐसे ही होते हैं। इतनी खूबसूरत औरत के साथ एक ही बेड पर ऐसी अस्पष्ट स्थिति में, जब तक वो नपुंसक न हो, उत्तेजित होना तय है। जैसा कि हुआ, नहीं, रोशनी आंटी को पता नहीं चलना चाहिए। अब गोल्ड लेकर भागना है। वो चुपके से हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हिला, कमर पर बाहें और कस गईं, और रोशनी आंटी असंतुष्ट होकर बड़बड़ाईं, सिर उसके कंधे पर रगड़कर। आर्यन को लगा जैसे फट जाएगा। उसने अचानक रोशनी आंटी की टांग हटाई, उनकी बाहों से मुक्त हुआ और बेड से कूदकर जूते पहनने लगा। डार्लिंग, रोशनी आंटी उसकी आवाज़ से जाग गई लगता है, और नींद भरी आंखें खोलीं। क्या हुआ, आंटी? तुम क्यों जा रहे हो? वापस आओ, थोड़ी देर और मेरे साथ सो। आर्यन चुप हो गया, आंखें फाड़कर रोशनी आंटी को देखता रहा। रोशनी आंटी को लगा कि उन्होंने अनजाने में गलत बोल दिया। जल्दी सुधारते हुए बोली, ओह मतलब, मुझे भूख लगी है, ब्रेकफास्ट खाना है। ठीक है, अभी बनाता हूँ। पहले मुंह हाथ धो लो। रोशनी आंटी ने हामी भरी और उठकर तैयार होने लगीं। कल रात रोशनी आंटी पानी पीने उठी तो देखा आर्यन फर्श पर बहुत आज्ञाकारी सो रहा था। मुंह थोड़ा खुला, बाल फूले हुए, बहुत क्यूट लग रहा था, और रोशनी आंटी खुद को रोक नहीं पाईं, उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। आर्यन उस रात बहुत गहरी नींद सोया और रोशनी आंटी के गोद में उठाए जाने का एहसास ही नहीं हुआ। बेड पर लिटने के बाद वो फिर सोता रहा। अब सोचकर रोशनी आंटी को बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन हैंडसम है, आज्ञाकारी है, खाना बना सकता है, देखभाल करता है, और आधी रात को तकिया भी बन सकता है। ऐसा अच्छा लड़का कहाँ मिलता है। वो चाहती थी कि आर्यन हमेशा उनके साथ रहे। उन्हें यह एहसास बहुत पसंद आने लगा था। आर्यन के साथ रहने की चाहत बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद आर्यन एक हाथ में ज्वार की खिचड़ी का कटोरा और दूसरे में उबला अंडा लेकर आया। रोशनी आंटी बेडसाइड टेबल पर खाने लगी, जबकि आर्यन पास खड़ा देखता रहा। खाना खत्म होने पर बर्तन साफ किए, फिर तापमान चेक किया, बुखार पूरी तरह उतर चुका था। रोशनी आंटी को बहुत बेहतर महसूस हो रहा था और मूड अच्छा था। उन्होंने कैजुअल ड्रेस पहनी और आर्यन को बाहर घुमाने ले जाने का प्लान बनाया। आर्यन को कोई आपत्ति नहीं थी, रोशनी आंटी के साथ रहना हो तो कहीं भी चलेगा। रोशनी आंटी ने उसे पास के हाई स्ट्रीट फीनिक्स या ओबरॉय मॉल ले जाकर नया आउटफिट चुना और नया फ़ोन दिया। आर्यन बिल्कुल नहीं चाहता था कि रोशनी आंटी उसके लिए पैसे खर्च करें, लेकिन रोशनी आंटी ने जिद की, कहा कि कल देखभाल करने का इनाम है। आर्यन को मानना पड़ा, लेकिन सोचा कि जब पैसे होंगे तो रोशनी आंटी को कुछ गिफ्ट करेगा। खुशी की बात कि कपड़े और फ़ोन महंगे नहीं थे। कपड़े लूज फिटिंग नाइकी कैजुअल स्पोर्ट्सवियर थे और फ़ोन नया शाओमी फ़ोन। रोशनी आंटी जानती थी कि बहुत महंगा वो कभी नहीं लेगा, इसलिए ये किफ़ायती और अच्छे आइटम्स चुने। लंच टाइम पर रोशनी आंटी ने हॉटपॉट खाने का सुझाव दिया। आर्यन को कोई आपत्ति नहीं। रोशनी आंटी को अभी सर्दी बुखार से रिकवर हुआ था, गर्म चीज़ खाना अच्छा रहेगा। साथ ही वो सोच रहा था कि हॉटपॉट का बिल वो देगा, क्योंकि रोशनी आंटी ने इतने गिफ्ट्स दिए थे। दोनों मॉल की टॉप फ्लोर पर पॉटपॉरी या पपाया एशियन जैसी जगह पहुंचे। एंट्री पर फ्लायर्स बांटने वाला स्टाफ बहुत फ्रेंडली था। आर्यन और रोशनी आंटी को देखकर मुस्कुराकर बोला, क्या ये बड़ी बहन छोटे भाई को खाने ले आई हैं, या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को? हमारी हाल की ग्रैंड ओपनिंग प्रमोशन है, कपल्स को 20% डिस्काउंट मिलता है। आर्यन कहने वाला था कि हम कपल नहीं हैं, लेकिन रोशनी आंटी ने पहले बोल दिया, हम कपल हैं, दिखता नहीं। और उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन का हाथ पकड़ते ही उसके पूरे शरीर में झटका लगा, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया, और चेहरा अनजाने में लाल हो गया। लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया, बस रोशनी आंटी को पकड़ने दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार रोशनी आंटी हाथ पकड़ती हैं तो वो छुड़ाता नहीं। शायद उसका सबकॉन्शियस उन्हें परमिशन देता है। सुनकर वेटर की आंखें चमक उठीं और उत्साह से बोला, अरे वाह, दिखता है। मैंने सोचा था आप दोनों कितने परफेक्ट मैच लगते हो। बड़ी बहन इतनी ग्रेट प्रेजेंस वाली, और छोटा भाई इतना हैंडसम और आज्ञाकारी। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आइए, कपल्स के लिए एक टेबल खाली है, विंडो के पास बहुत अच्छा व्यू। इधर से। वो रास्ता दिखाते हुए तारीफ करता रहा, आजकल ऐसे अच्छे लगने वाले और मैचिंग कपल कम ही दिखते हैं। छोटा भाई साहब बड़ी बहन की बात मानता है, और बड़ी बहन की टेस्ट बहुत अच्छी है। आर्यन बहुत शर्मिंदा हो गया वेटर की तारीफों की बौछार से। थोड़ा शर्म और ज़्यादातर अजीब महसूस कर रहा था। ये वेटर बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मुंह मशीन गन जैसा। रोशनी आंटी ने खुशी खुशी हामी भरी, हाँ, हमारा छोटा बहुत आज्ञाकारी है। सच में, आप दोनों कितने ग्रेट कपल हो। आइए, इधर बैठिए। वेटर उन्हें कपल्स सीट्स पर ले गया। सीट्स सच में बहुत अच्छी थीं, फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास मॉल का अच्छा व्यू। टेबल और कुर्सियां बूथ स्टाइल, 2 लोगों के लिए, लेकिन बहुत करीब करीब। और टेबल पर एक छोटा गुलाब रखा था।
बैठिए दोनों, टेबल पर क्यूआर कोड स्कैन करके ऑर्डर कर लीजिए। वेटर ने 2 ग्लास लेमोनेड डाले। पहले देख लीजिए, कुछ चाहिए तो बताना। उसने फिर मुस्कुराकर दोनों को देखा और चला गया। रोशनी आंटी ने आर्यन का हाथ छोड़ा और खिड़की वाली सीट पर ग्रेसफुली बैठ गईं। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन हथेली में खालीपन महसूस हुआ। वो रोशनी आंटी के सामने बैठ गया, फ़ोन निकालकर क्यूआर स्कैन किया और फ़ोन रोशनी आंटी को दे दिया ऑर्डर करने के लिए। रोशनी आंटी, क्या खाना चाहती हो? जो मन करे ऑर्डर करो, ये खाना मैं दे रहा हूँ। वो धीरे से बोला। नया फ़ोन वाला शॉपिंग बैग नर्वस होकर चिढ़ रहा था। अरे, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ का खाना महंगा लग रहा है। सिर्फ हॉट पॉट बेस 49। कोई बात नहीं रोशनी आंटी, जो मन करे ऑर्डर करो, मेरे पास पैसे हैं। हाँ, तो मैं रिलैक्स। सोचा था तुम बिल्कुल गरीब हो। रोशनी आंटी ने आधा मजाक में कहा, तो तुम सच में गरीब हो? हाँ। रोशनी आंटी मजाक कर रही थी, लेकिन असल में आर्यन की तारीफ कर रही थी। आर्यन ने समझ लिया, टेबल पर रखा लेमोनेड पिया और शर्माते हुए फुसफुसाया। वो वेटर बहुत ज़्यादा बोल रहा था, जाते हुए हमें तारीफें करता रहा। बहुत शर्मिंदगी हुई, सब देख रहे थे। सब देखें तो क्या बुराई है, इस तरह सबको पता चलेगा कि हम कपल हैं। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉक स्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।